प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है उद्यम यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो अगर आप अपने आसपास के मार्केट में देखें, तो आपको जो है वहां पर बहुत सारे घरों में जो है दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो उस घर के मालिक होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है उसके ओनर होते हैं और वो जो है आपको सामान वहां पर बेच रहे होते हैं। क्लियर? जैसे कि बार्बर शॉप हो गया, ग्रोसरी शॉप्स हो गया। तो ये क्या है, ये जो है इंडिविजुअल्स ही इनके ओनर्स होते हैं। क्लियर? भाई रिटेल शॉप है, जो है ग्रोसरी शॉप है, तो वो कोई एक बंदा होगा उसका मालिक होगा। बार्बर शॉप है, कोई एक बंदा होगा जो उसका मालिक होगा। क्लियर? तो कोई इंडिविजुअल जो है उस शॉप के ओनर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर? इसी तरीके से आपको और थोड़ा सा मार्केट में एंटर करेंगे तो आपको बड़ी बड़ी शॉप्स दिखेंगे, जैसे कि बिग बाजार हो गया, या फिर जो है रिलायंस का जो स्टोर्स हैं वो सारे हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि किसी कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा रन किए जाते हैं। कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा रन किए जाते हैं। जैसे अमूल, अमूल क्या है, अमूल के आपको जो है हर जगह पे दूध के पैकेट देखने को मिलेंगे, और भी उनके जो है जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सब कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल। क्लियर? कंपनी में आप देखेंगे तो 1% कंपनी हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है। क्लियर? 1% कंपनी में एक मेंबर होता है, पब्लिक लिमिटेड में 7 से अनलिमिटेड कितने मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में 2 से 200 मेंबर होते हैं। क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लीगल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने वाले होंगे, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने वाले होंगे, जो कि जो है 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा जो है रन किया जाता है, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो ऐसे शॉप्स होंगे जो कि इंडिविजुअल ओनर होंगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी कंपनी होगी, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, और ऐसे आपको जो है फर्म्स देखने को मिलेंगे जो कि पार्टनरशिप फर्म होंगे। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनके जो ओनर हैं वो इंडिविजुअल्स होंगे। क्लियर? चाहे वो अकेला हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, वो लोग होंगे प्राइवेटली, यानी कि इनका मेन मोटिव क्या होगा कि प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर? वहीं पर आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे है या फिर पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है, इसको जो है गवर्नमेंट रन करती है, इसको जो है गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, ये सब क्या है, ये सब जो है गवर्नमेंट इनकी ओनर होती है और गवर्नमेंट ही इसको मैनेज करती है। इसी तरीके से आप और भी डिफरेंट कंपनीज देखेंगे, जैसे कोका कोला, गूगल, सैमसंग, एप्पल, यूनिलीवर, ये सब क्या है, ये सब फॉरेन कंपनी है, बाहर देश की, दूसरे देश की कंपनी है, जो कि इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, इंडिया में अपना बिजनेस रन कर रही है। क्लियर? तो आपको ये 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इन्हीं को कहते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस यानी कि वो एंटरप्राइजेस, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइवेटली हेल्ड होते हैं, उनकी ओनरशिप प्राइवेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। वहीं पर पब्लिक एंटरप्राइजेस कहने का मतलब है जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है और गवर्नमेंट द्वारा मैनेज की जाती है। और वहीं पर ग्लोबल एंटरप्राइज कहने का मतलब है जो कि फॉरेन कंपनीज होती हैं, फॉरेन कंपनीज होती हैं जो कि हमारे यहाँ पर अपना ब्रांच या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए जो है हमारे यहाँ पर बिजनेस कर रही होती हैं। क्लियर? तो ये 3 टाइप के एंटरप्राइजेस आपको अपने इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं इनको हम फॉरेन कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, फॉरेन कंपनीज या फिर एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं। मल्टीनेशनल यानी कि इनके अलग अलग कंट्रीज में जो है ब्रांचेस होते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेट एंटरप्राइज की बात कर लें, तो सबसे पहले ओनरशिप की बात करें तो दीज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस होते हैं या तो कोई एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल, या फिर ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा जो है ओन किया जाता है, जैसा कि हमने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, या जो कंपनीज हो गई प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, या फिर ओपीसी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। तो यानी कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वो उसको जो है ओन करते हैं, उसी को मैनेज करते हैं। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अपने आप को ग्रो करने पर फोकस करते हैं, प्राइमरीली फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ। तो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है इनका मेन मोटिव क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करें और अपने आप को ग्रो करें। एग्जांपल के तौर पे जो स्मॉल बिजनेसेस आप देखते होंगे, पार्टनरशिप फर्म्स देख रहे होंगे, प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज हो गए, लार्ज कॉर्पोरेशन हो गए जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, आईटीसी लिमिटेड हो गया। ठीक है? तो ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं। क्लियर? जो आप आसपास देखते होंगे कि बिग बाजार के रिटेल शॉप्स ओपन है, जोमेटो हो गया,
गया, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ग्रोसरी शॉप्स आपके आसपास हो गए, इलेक्ट्रिक की दुकानें हो गई, ये सब प्राइवेट इंटरप्राइजेस में के कैटेगरी में आते हैं। तो फॉर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट इंटरप्राइज के फॉर्म्स होते हैं। इनमें से कोई भी फॉर्म है तो यानी वो प्राइवेट इंटरप्राइज कहलाएगा। क्लियर। अब हम बात कर ले पब्लिक इंटरप्राइज की। तो पब्लिक इंटरप्राइज नाम से क्लियर हो गया कि ऐसे इंटरप्राइज जो कि पब्लिक द्वारा ओन किए जाते हैं और पब्लिक द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट द्वारा, भाई गवर्नमेंट कौन सिलेक्ट करता है, पब्लिक सेलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट हो। क्लियर। तो पब्लिक इंटरप्राइज के केस में ओनरशिप किसके हाथ में होगा, पार्सली और फुली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का उसमें ओनरशिप होगी और वो उसको मैनेज कर रहा होगा, या फिर हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ओन करती है और उसको जो है मैनेज करती है। दे में ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री और कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उसको या तो किसी मिनिस्ट्री द्वारा जो है रन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, या फिर हो सकता है कि उस प्राइवेट पब्लिक इंटरप्राइज को किसी एक्ट द्वारा जो है सेटअप किया गया हो। जैसे सेबी है, आरबीआई है, एलआईसी है, इनको गवर्नमेंट ने एक्ट बना के जो है सेटअप किया है। क्लियर। रेलवे है या फिर पोस्ट ऑफिस है, ये जो है मिनिस्ट्री द्वारा रन किए जाते हैं और उनको जो है ओन की जाता है। ठीक है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस यानी कि वो इंटरप्राइजेस, वो उद्यम, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस का, फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर। इनका मेन मोटिव होता है कि पब्लिक को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए जो है ये इंटरप्राइजेस सेटअप किए जाते हैं। प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड करना मेन मोटिव होता है। ऑफन कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके जरिए जो है ये इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, अब कुरियर सर्विस अगर आपको करना है तो आप देखेंगे कि प्राइवेट कुरियर ऑनर्स भी हैं, प्राइवेट कुरियर सर्विसेज भी हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज आपको सस्ते मिलती हैं और हर जगह आपको अवेलेबल होती हैं। क्लियर। इसी तरीके से आप देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वहां पर फीस भी कम होती है डॉक्टर की। 1 रुपए में आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं और मेडिसिन पे भी जो है वहां पर डिस्काउंट आपको जो है मिलता है। क्लियर। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है जो कि आपको फ्री में वहां पर हो जाते हैं। तो ये एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना मेन मोटिव होता है। तो जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है उनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, अपने आप को ग्रो करना नहीं होता है, बल्कि इनका मेन मोटिव होता है कि पब्लिक को वेलफेयर करे। इसको सेटअप ही किया जाता है जिससे कि पब्लिक को सुविधा मिले, पब्लिक को जो है एसेंशियल सर्विसेज मिले। इंडियन रेलवे है, आप टिकट जब परचेज करते होंगे तो उसमें पीछे देखते होंगे कि कितना परसेंट जो है वो आपसे पैसा लेता ही नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट जो है उस पैसे को दे रही है। क्लियर। तो ये जी टिकट में आपसे पूरा पैसा लिया ही नहीं जाता, टिकट का कुछ पैसा वहां पर सब्सिडी के फॉर्म में गवर्नमेंट ही पे कर रही होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक इंटरप्राइज का। एग्जांपल के तौर पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन पोस्ट ऑफिस हो गया, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, स्टेट ऑफ बैंक हो गया, या फिर गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज है, वो सारी चीजें पब्लिक इंटरप्राइजेस में आ जाती हैं। और वहीं पर तीसरा जो है दैट इज ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ग्लोबल इंटरप्राइजेस नाम से क्लियर है, ग्लोबल यानी कि जो वर्ल्ड वाइड है, यानी कि हमारी कंट्री के कंपनीज बाहर जाके काम कर रही हैं, या फिर बाहर की कंपनीज जो है हमारे यहाँ पर आकर अपनी सब्सिडरी ब्रांचेस ओपन करनी है, या फिर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हैं, एफडीआई जिसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर कंपनी हमारे इंडिया में आके बिजनेस करे तो वो ग्लोबल इंटरप्राइजेस उसको हम कहेंगे, या फिर फॉरेन कंपनी कहेंगे, या फिर हम उसको एमएनसी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहली बात कर ले ओनरशिप की, तो ये प्राइवेट या फिर पब्लिक दोनों ही हो सकते हैं। क्लियर भाई। कोई प्राइवेट कंपनी है बाहर की, कोका कोला हो गई, वो हमारे यहाँ पर आके बिजनेस कर रही है, या फिर बाहर की कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसने अपना ब्रांच हमारे यहाँ पे खोल रखा है, तो प्राइवेट या पब्लिक दोनों हो सकते हैं। बट देयर की कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज। ग्लोबल इंटरप्राइजेस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, मल्टीपल कंपनी में इनके ब्रांचेस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं। जैसे कि गूगल का आप देखिए, गूगल इंडिया में भी जो है इनका ऑफिस है, गूगल का अलग अलग कंट्री में जो है ऑफिस है, कोका कोला के अलग अलग कंट्री में जो है ऑफिस है, सैमसंग का आप देखिए। तो ये बहुत सारे एमएनसीज हैं जो कि मल्टीपल कंट्रीज में जो है अपना बिजनेस परफॉर्म करती है, तो इन कंपनीज को हम ग्लोबल इंटरप्राइजेस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इनका भी क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट को एक्सपेंड करना, और जो ग्लोबल रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज है उनको लेवरेज करना, उनका जो है इस्तेमाल करना। भाई बहुत बार होता है कि जैसे इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स सस्ता है, इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स सस्ता है, तो इसलिए बाहर की कंपनीज क्या करती हैं, वहां पर जो है उनके यहाँ पर एम्प्लॉय को पैसा ज्यादा देना पड़ता है, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स कम अवेलेबल है, तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स जो है कॉस्टली है, और
ह्यूमन रिसोर्स इंडिया में चीप है, या फिर चाइना में चले जाइए वहां पे भी ह्यूमन रिसोर्स चीप है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऐसे में वो कंट्रीज, वो कंपनीज जिनके यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स महंगा होता है, वो हमारे इंडिया में आके ऑफिस खोल लेती हैं या चाइना में जाके ऑफिस खोल लेंगी, जिससे कि उनको लेबर जो है वो कॉस्ट कम पड़े। क्लियर? तो जो ग्लोबल मतलब अलग अलग कंट्रीज में जो भी रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, वहां पे जाके अपना ब्रांच ओपन करके आप उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। क्लियर? तो मेन मोटिव होता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस का कि अदर कंट्रीज में जो भी रिसोर्सेज है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और अपने मार्केट को एक्सपेंड करना। अपनी कंट्री में ही बेचोगे तो आपके कंट्री ही खाली कस्टमर होंगे, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज में भी जाओगे तो दूसरे कंट्री के लोग भी जो है आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो आपका जो है वहां पर क्या होगा, सेल्स जो है बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, एक्सटेंसिव नेटवर्क, सब्सिडीज इन वेरियस नेशन एंड ऑफन एंगेज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस होते हैं इनके नेटवर्क बहुत ज्यादा होते हैं भाई, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो है जगह पर उन्होंने ब्रांच ओपन कर रखे हैं। सब्सिडीज इन वेरियस नेशन, अलग अलग कंट्री में जो है अपना जो है सब्सिडी ब्रांच ओपन करके रखते हैं। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी जो है इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो है पूरा का पूरा नया कंपनी अपना जो है दूसरे देश में जाके सेटअप कर देते हैं। भाई दूसरे देश में इंटर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, या फिर दूसरे कंट्री में कोई कंपनी उसके साथ मर्जर या एक्विजिशन कर लिया। क्लियर? या फिर जो है वहां पर नया पूरा अपना नया प्लांट ही सेटअप कर लिया है। तो कई तरीके होते हैं फॉरेन कंट्रीज में एंट्री के। एग्जांपल के तौर पे यूनिलीवर, कोका कोला, सैमसंग, ये सब जो है एमएनसीज हैं, जो कि जिनको हम ग्लोबल एंटरप्राइज या फिर फॉरेन कंपनी के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अब हम बात कर लें कि पब्लिक इंटरप्राइजेस के कितने फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट इंटरप्राइज के फॉर्म थे ना, कि क्या क्या था, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सब प्राइवेट इंटरप्राइज के फॉर्म थे। तो इसी तरीके से पब्लिक इंटरप्राइज के भी तीन मेन फॉर्म हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। ए पब्लिक इंटरप्राइज में टेक एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं पब्लिक इंटरप्राइज के। कौन कौन से? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी कि किसी मिनिस्ट्री द्वारा जो है उसको मैनेज किया जा रहा है, तो उस इंटरप्राइज को हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहेंगे। जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, रेलवे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसको मैनेज करती है, पोस्ट ऑफिस को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मैनेज करती है। तो रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये क्या हो गए, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गए। पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक इंटरप्राइजेज है, लेकिन इसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है इसको मैनेज कर रही होती है। रेलवे को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, पोस्ट ऑफिस को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है मैनेज करती है। इसी तरीके से जो दूसरा फॉर्म है पब्लिक इंटरप्राइज का, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहने का मतलब है कि वो कॉर्पोरेशन, वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको किसी एक्ट के जरिए जो है सेटअप किया गया, यानी कि पहले गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट के जरिए जो है एक वहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन सेटअप किया। जैसे आरबीआई, आरबीआई एक्ट के जरिए आरबीआई को वहां पर सेटअप किया गया। एलआईसी एक्ट आया, उसके जरिए जो है एलआईसी जो वहां पर सेटअप किया गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे आपको जो है कॉर्पोरेशन देखने को मिलेंगे जो कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, यानी कि उनको एक्ट के जरिए सेटअप किया गया है। और इसी तरीके से तीसरा फॉर्म है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसमें जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका जो पेड अप कैपिटल में शेयर होता है वो 51% या फिर उससे ज्यादा होता है, यानी कि नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। जैसे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल है। तो ये क्या है, ये जो है ये कंपनीज हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% या फिर उससे ज्यादा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, इनका जो शेयर है वो 51% है, उससे ज्यादा है। तो ऐसे कंपनीज को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। क्लियर? तो ये जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ जो है एक तरीके से प्राइवेट कंपनीज को कंपटीशन देती है मार्केट में, एक्चुअली में देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो कि मिनिस्ट्री जो है संभाल रही होती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो कि किसी एक्ट द्वारा जो है सेटअप किया जाता है, और गवर्नमेंट कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर जो है, गवर्नमेंट का पेड अप कैपिटल में जो हिस्सा है वो 51% या फिर उससे ज्यादा होता है, तो उस टाइप की कंपनीज को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्लियर? तो ये तीनों जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी है, इन तीनों को ही इनके फीचर्स, इनके लिमिटेशन, इनके मेरिट्स वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है एक टाइप का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है जो कि डायरेक्टली ओन्ड होता है, कंट्रोल होता है और मैनेज होता है बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। तो जो गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, उन मिनिस्ट्रीज द्वारा जो है ये डिपार्टमेंटल जो है अंडरटेकिंग ओन्ड होती हैं, कंट्रोल होती है, मैनेज होती हैं। तो दीज आर दी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो आपने देखा होगा रेलवे, पोस्ट ऑफिस, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक्चुअली में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। रेलवे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा जो पोस्ट ऑफिसेज हैं ये सब जो है कंट्रोल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। क्लियर? तो ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं। क्लियर?
These are established as department of the ministry and are considered part or an extension of the ministry itself। तो ये जो है मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट की तरह जो इनको फॉर्म किया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, यानी ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट की तरह इसको क्रिएट किया जाता है और उसी मिनिस्ट्री द्वारा, जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया उसी मिनिस्ट्री द्वारा इसको ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है। क्लियर? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज। अब जैसा कि जो है ये सेपरेट नहीं होते हैं, ये क्या है, डिपार्टमेंट है किसी मिनिस्ट्री का, तो इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते हैं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर? दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, उनका जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो पूरा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो रिक्रूट होते हैं उसी तरीके से होता है और इसको जो है गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। क्लियर? मे बी अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रूल्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि जो रेलवे है और पोस्ट ऑफिस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। क्लियर? तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है और उन्हीं का, जिस भी गवर्नमेंट के अंदर होगा सेंट्रल स्टेट, उन्हीं के रूल्स जो है इस पर एप्लीकेबल होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमने डिस्कस कर लिया रेलवे और पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये क्या है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। क्लियर? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री के एज अ डिपार्टमेंट होते हैं और उनको जो है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ओन करती है, कंट्रोल करती है और मैनेज करती है, तो उसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। क्लियर? द फंडिंग ऑफ दीज इंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो ये जो पैसा है रेलवे में या फिर जो पोस्ट ऑफिस में पैसा आता है, कहां से आता है, ये गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के खजाने से ही जो है इसमें पैसा आता है एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। और हर साल जो है इनके बजट में इंक्रीज किया जाता है, इनके जो बजट है उसको इंक्रीज किया जाता है। देखते होंगे ना कि आम बजट जो है वहां पर आता है कि रेलवे में इतना बजट आया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लिए इतना बजट आया, तो हर साल जो है अप्रोप्रिएशन भी इनके बजट में होता है। तो पैसा कहां से आता है इनको मैनेज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कहां से पैसा आता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से। जैसे कि पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो वो लोग क्या करते हैं, वो पब्लिक से शेयर जो है देते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, या फिर पार्टनरशिप में लोग अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है उसमें पैसा गवर्नमेंट के खजाने से आता है। क्लियर? द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दीज इज आल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी। और जो भी रेवेन्यू इनसे ये कमाते हैं, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इनको जो भी रेवेन्यू मिलता है अपने प्रोडक्ट को सेल करके, वो पैसा कहां जाता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ही जाता है। तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से ही पैसा इनके लिए आता है और उन्हीं के ट्रेजरी में जो भी ये पैसा कमाते हैं वो जाता है। क्लियर? जैसे रेलवे की टिकट आप परचेज करते तो जो भी टिकट परचेज किया उसका पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जो भी आपने स्कीम्स अवेलेबल की, जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वहां पर, लोन लिया है तो वो पूरा का पूरा पैसा कहां जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही जाता है। क्लियर? दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स। इनका जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इनका जो है ऑडिट और अकाउंटिंग कंट्रोल भी किया जाता है। तो आपने सीएजी नाम सुना होगा, कैग, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये ही है जो कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करता है। क्लियर? द एम्प्लॉय ऑफ द इंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट सर्वेंट। जैसा कि हमने बताया कि जो एम्प्लॉय है ये क्या है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। इनका जो है गवर्नमेंट के रूल के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है। और ये जो एम्प्लॉइज हैं, जो इस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस ऑफिसर जो है वो हेड करता है एंड सिविल सर्वेंट हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। यानी कि ऐसे आईएएस ऑफिसर या फिर सिविल सर्वेंट जो कि एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में ट्रांसफर होते रहते हैं, उनके द्वारा जो है इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको हेड किया जाता है। क्लियर? हेड किया जाता है यानी कि उनको कंट्रोल किया जाता है। तो जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज हैं उनका हेड कौन होगा, आईएएस ऑफिसर या फिर सिविल सर्वेंट होगा, जो कि एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में ट्रांसफर होता रहता है। इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। तो कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है एक सब डिवीजन होता है किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का और जो है पूरा कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल होता है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का। तो रेलवे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पूरा कंट्रोल है रेलवे पे। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। तो ये डायरेक्टली किसको अकाउंटेबल होते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होगा वो अपने कंसर्न मिनिस्ट्री को ही जो है अकाउंटेबल होंगे। क्लियर? तो रेलवे है तो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए ही अकाउंटेबल होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। क्लियर? फंडिंग कहां से आती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है। रेवेन्यू जो भी आएगा वो कहां जाएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। इनकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होती है और वो कौन करता है, कैग करता है, कौन जो है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है।
इसके जो एम्प्लॉइज होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज माने जाते हैं और उनको जो कौन हेड करता है, आईएएस या फिर सिविल सर्वेंट हेड करता है, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्री में ट्रांसफर होता रहता है। क्लियर। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री द्वारा, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री द्वारा। और जो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये जो है अकाउंटेबल किसको होगा, अपने कंसर्न मिनिस्ट्री को ही अकाउंटेबल होगा, उन्हीं को जो है रिपोर्ट करेगा, उन्हीं को जो है वो जवाबदेही, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो जवाबदेही किसके प्रति होगी, अपने कंसर्न मिनिस्ट्री के ही प्रति होगी। क्लियर। नेक्स्ट अब बात कर ले मेरिट्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स क्या है। तो सबसे पहली चीज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, जैसा कि क्या है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, तो डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन होता है कंसर्न मिनिस्ट्री का, और हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, इनकी जवाबदेही होती है पब्लिक को। क्लियर। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो संसद भवन में इसके ऊपर जो है चर्चा होती है, जवाबदेही जो है इनकी बनती है, यानी अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनके ऊपर पूरा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, सुपरविजन होता है कंसर्न मिनिस्ट्री का। फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर, ये जो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं, इनको बनाया ही इस पर्पज से जाता है जिससे कि पब्लिक को वेलफेयर मिले, पब्लिक को सुविधाएं मिले। रेलवे है तो रेलवे पब्लिक की वेलफेयर के लिए जो है वहां पर काम कर रही होती है। क्लियर। इसी तरीके से जो पोस्ट ऑफिस है वो भी पब्लिक की वेलफेयर के लिए, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर, उनको सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कर रही है। आप अगर देखें तो सेविंग अकाउंट में देखें तो ये जो छोटे मोटे प्राइवेट हैं उनको छोड़ दें अगर आप, तो जो बड़े बड़े एसबीआई है, पीएनबी है, इन सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस के अकाउंट देते हैं ऑन सेविंग बैंक। सेविंग बैंक पे बात करें तो जो सेविंग अकाउंट होता है उस पे बाकी जगह पे आप जाएंगे तो 3-3.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में 4% इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरीके से इंश्योरेंस वगैरह और भी सारी चीजें जो है वो सर्विसेज जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोवाइड की जाती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। तो मेन मोटिव क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओपन करने का, पब्लिक की वेलफेयर, प्रॉफिट अर्न करना नहीं, पब्लिक का वेलफेयर करने के लिए जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओपन किया जाता है। द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हिज इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम भी है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को पैसा एक तो हमारे टैक्स से जाता है, जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं, या फिर जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स देते हैं। क्लियर। वो टैक्स से तो गवर्नमेंट का इनकम बनता ही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को जो ही अपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे भी जो पैसा आता है वो भी गवर्नमेंट का क्या होता है, एक इनकम होता है। क्लियर। तो ये सोर्स ऑफ इनकम होते हैं गवर्नमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बट ऑब्वियसली बात है कि जब कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होगा तो उसमें जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट की होगी तो इसके लिए, इसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, बहुत लोगों को जॉब मिलती है, बहुत लोगों को नौकरी मिल जाती है। क्लियर। ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ऑडिटिंग भी होती है और इनकी अकाउंटिंग भी की जाती है। कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हमने बताया था कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जो है इनकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग भी करता है, यानी कि पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा इनका जो है रखा जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट्स एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, लेन देन सारा कुछ साफ रहे, इसके लिए इनकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग भी की जाती है। और कौन करता है, कैग। क्लियर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात होगी मेरिट की। मेरिट क्या हो गए कि ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट के पास पूरा खजाना जाता है, सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है और इसकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग भी की जाती है। अब बात कर ले लिमिटेशन की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहली चीज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पर क्या होता है कि रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है, रेड टेपिज्म होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जो कि नॉर्मली प्राइवेट एंटरप्राइजेस में देखने को मिलती है। द एम्प्लॉइज और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो जो भी एम्प्लॉय है या फिर जो हेड होते हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनको जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी ऊपर से मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है इनको यहाँ पर डिसीजन लिया जा सकता है, बिना प्रायर अप्रूवल के इनको कोई भी डिसीजन लेना मना होता है। दिस लीड टू डिले इन मैटर वेयर प्रॉम्प्ट डिसीजन इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे में क्या होता है कि जहां पर तुरंत डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है वहां पर डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले आप अपने हेड से जो मिनिस्ट्री में है उनसे अप्रूवल लीजिए, उसके बाद ही आप कुछ यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। दीज इंटरप्राइजेज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। द ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है,
पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो थोड़ा-सा ज़्यादा प्रिकॉशन जो है ज़्यादा केयरफुली जो है अपना बिज़नेस रन करते हैं, अपना जो है काम परफॉर्म करते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो अप्रोच करते हैं जिससे कि पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, पब्लिक का कोई घाटा ना हो। तो इस वजह से जो है ज़्यादा कोई रिस्की वेंचर नहीं लेते हैं। यानी कि ये एक तरीके से जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में जहाँ पर रिस्क होता है लेकिन गेन भी होता है, उसमें ये हाथ नहीं डालते हैं जल्दी से। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वहाँ पर उसका एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। देयर इज रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? यानी कि बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ज्यादा फॉर्मल रूल और प्रोसीजर को जो वहां पर अपनाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिले होता है और इनएफिशिएंसीज आती हैं। तो रेड टेपिज्म जो है इनके ऑपरेशन में बहुत ज्यादा है। क्लियर? यानी कि बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेसी, फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, ये सारा काम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से डिलेज वहां पर होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। अब भाई मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल लोग होते हैं, तो इस केस में जो इन डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग में जो मिनिस्ट्रीज के जो इंटरफेरेंस है वो ज्यादा होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके काम में रुकावटें कहीं कहीं हो जाती हैं। क्लियर? डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिले हो सकता है। These organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide adequate service to them। ये भी एक लिमिटेशन है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये कंज्यूमर नीड को लेकर इनसेंसिटिव हो सकते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छी सर्विस देना है नहीं देना है, उससे इनको मतलब नहीं होता है। क्लियर? आपने देखा होगा कि मार्केट में जब आप जाएंगे तो जो सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी, वो अच्छी क्वालिटी सर्विसेज को आपको जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से नहीं मिलती हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि जो वेलफेयर, जो सर्विसेज जो है आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलती हैं, वो वेलफेयर, वो सर्विसेज आपको जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से नहीं मिल पाती हैं। क्लियर? तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसकी वजह भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि भाई पहली बात तो जो एम्प्लॉय होते हैं उनको लगता है कि हमारी सरकारी नौकरी है, हमें तो पैसा आना ही आना है, हम काम चाहे ज्यादा करें चाहे कम करें, हमें तो तनख्वाह उतनी मिलनी ही मिलनी है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन है कि जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट एफर्ट जो है वो उसमें नहीं लगा पाते हैं। क्लियर? प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट में होता है कि उनको परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही उनको आगे जो है प्रमोशन या फिर सैलरी मिलेगी, नहीं परफॉर्म करेंगे तो उनकी जॉब भी जा सकती है। तो ऐसे में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है तो वो देते हैं, कस्टमर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। कस्टमर हैप्पी होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट परचेज करेगा और ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो करेगी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के सामने ऐसा कुछ होता नहीं है कि उनको ग्रो करना है, उनको जो है और आगे जाके एक्सपेंड करना है। क्लियर? तो ऐसे में जो है उनके ऊपर प्रेशर होता नहीं है, ना ही ग्रो करने का, ना ही एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सर्विसेज हैं वो लो क्वालिटी की हो जाती हैं, एडुकेट सर्विसेज जो है कस्टमर को नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। क्लियर? तो ये जो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहने का मतलब है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि किसी मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है बनाया जाता है, और इससे इसमें जो पैसा लगाया जाता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही लगाया जाता है, और इससे जो पैसा आता है, रेवेन्यू जो भी अर्न होता है वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही जाता है। ये एक इसके एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और जो आईएएस और सिविल सर्वेंट होते हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्री में ट्रांसफर होते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है इन एम्प्लॉयज को हेड किया जाता है। क्लियर? और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी अंदर हो सकते हैं। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, देखिए स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानून द्वारा निर्धारित, डिसाइडेड बाय लॉ। तो बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशन हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लॉ द्वारा जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, एक्ट द्वारा जो है उनको फॉर्म किया जाता है। तो इस टाइप के कॉर्पोरेशन को हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो दे आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट को पास किया जाता है और उस एक्ट के तहत जो है इन कॉर्पोरेशन को सेटअप किया जाता है, और उसी एक्ट में जो है इनको कैसे रन किया जाएगा, रूल रेगुलेशन सारी चीजें उस एक्ट में मेंशन होती है। उसी के तहत इन कॉर्पोरेशन को रन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। क्लियर? ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही होती है, लेकिन जो इनको मैनेज किया जाएगा, जो इनको रन किया जाएगा, वो सब उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर एंड फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इनका क्या रिलेशन होगा, क्या रूल रेगुलेशन होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के, कॉर्पोरेशन के, क्या इनके एम्प्लॉयज के पावर
होंगे, फंक्शंस होंगे, वो सारा कुछ इस एक्ट में जो है मेंशन होता है। इट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विथ अ क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफाइड एरिया और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो ये जो कॉर्पोरेशन है, ये जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इनको गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनसे जो भी रेवेन्यू आता है वो खुद ही मैनेज करते हैं, और इनका खुद के जो है फाइनेंशियली जो है कंट्रोल होता है अपने ऊपर, और साथ ही साथ ये जो है किसी स्पेसिफाइड एरिया में या फिर कोई पर्टिकुलर कॉमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किस एक्ट के तहत बना है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है आरबीआई को सेटअप किया गया, जो कि क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक्स को जो है, यहाँ पर जो भी बैंक्स है इंडिया में, उनको जो है रेगुलेट करती है। क्लियर? इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, ये जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। एलआईसी जो है ये एक एक्ट के तहत जो है सेटअप किया गया है, आरबीआई एक एक्ट के तहत सेटअप किया गया है। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत जो है सेटअप किया गया था। क्लियर? तो ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, यानी कि वो कॉर्पोरेशन, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी एक्ट के तहत जो है बनाए गए हैं, सेटअप किए गए हैं, तो उनको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं। क्लियर? और ये पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर कॉमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे एलआईसी है तो मेन फोकस इंश्योरेंस पे प्रोवाइड करने का था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने पे इसका फोकस था। क्लियर? तो पर्टिकुलर कॉमर्शियल एक्टिविटी या फिर स्पेसिफाइड एरिया में काम करने के लिए ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाए जाते हैं। तो अब बात कर लें फीचर्स की। क्लियर? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, क्रिएटेड बाय लॉ और एक्ट, ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये लॉ द्वारा, एक्ट द्वारा जो है क्रिएट किए जाते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो जो भी एक्ट में प्रोविजंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उन्हीं के तहत जो है इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को गवर्न किया जाता है। द एक्ट डिफाइन द ऑब्जेक्ट, पावर एंड प्रिविलेज ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को क्या प्रिविलेज मिलेंगी, क्या पावर्स होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव होगा इनका, कैसे सारी चीजें मैनेज की जाएंगी, वो सारा कुछ जो है उस एक्ट में मेंशन होता है। गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो ओनरशिप है इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, वो गवर्नमेंट की ही होगी। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रूली ओन्ड बाय द स्टेट। द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। एट द सेम टाइम द स्टेट आल्सो हैज टू बियर द लॉसेस इफ एनी। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको अप्रोप्रिएट करना, जो भी लॉसेस हैं उसको बियर करना गवर्नमेंट की ही रिस्पांसिबिलिटी होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में। क्लियर? लेकिन ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये ध्यान रखना है कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड, यानी कि इसके ऊपर केस भी किया जा सकता है और ये केस कर भी सकता है किसी के ऊपर। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, यानी कि अपने नाम से जो है प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं। क्लियर? जैसे कि एसबीआई है, एलआईसी है, तो आप देखेंगे तो ये अपने नाम से प्रॉपर्टी करते हैं, ये जो है खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो कोई इंश्योरेंस परचेज करता है तो इंश्योरेंस परचेज कर रहा है पर्सन और एलआईसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि गवर्नमेंट के बीच में। क्लियर? तो एलआईसी और इंश्योरेंस का जो पर्सन है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो है किसी पे केस कर सकता है, किसी कोई इस पे केस किया जा सकता है, ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये जो अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि हमने पहले बात की कि दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थे उस केस में आपने देखा होगा कि उनको जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही खजाना मिलता है और जो भी रेवेन्यू आती है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ट्रेजरी से इनको खजाना नहीं मिलता है और जो भी पैसा आएगा, जो भी रेवेन्यू आएगी, ये खुद को जो है उसको मॉनिटर करते हैं, उसको जो है रेगुलेट करते हैं। इट ऑब्टेन फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये जो है या तो गवर्नमेंट से पैसा बोरो करेंगे या फिर जो है जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे जो भी पैसा आ रहा है उसको जो है यूज करते हैं। क्लियर? तो इट हैज द अथॉरिटी टू यूज इट्स रेवेन्यूज, इनके पास ये पावर होता है कि इनको जो भी रेवेन्यू आ रही है उसको ये यूज कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास ऐसा पावर नहीं होता है। ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था कि सीएजी का वहां पर जो है ऑडिट और अकाउंटिंग करना है, तो ऐसा जो है इनके केस में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में ऐसा मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, जो सेंट्रल बजट होता है गवर्नमेंट का उससे भी रिलेटेड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं होता है। क्लियर?
वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एम्प्लॉय होते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में क्या है कि जो एम्प्लॉय ऑफ दीज इंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट, यानी कि जो एम्प्लॉय इसके होंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के होंगे वो ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे ना ही सिविल सर्वेंट कहलाएंगे, एंड आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो है उनको गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के अंदर गवर्न नहीं किया जाता है। हाँ, वो जो एक्ट है उस एक्ट के प्रोविजन के तहत जो है उनको गवर्न किया जाएगा। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉइज आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। तो जिस एक्ट के तहत जो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाई गई है उस एक्ट के तहत जो है उसके एम्प्लॉइज भी गवर्न किए जाएंगे। एट टाइम्स सम ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन टू हेड दीज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इन कॉर्पोरेशन को हेड करने के लिए डेपुटेशन बेसिस पे, टेम्पोररी बेसिस पे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एम्प्लॉइज को, ऑफिसर्स को लिया जा सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट या फिर सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। क्लियर? डेपुटेशन बेसिस में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, टेम्पोररी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफिसर को इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है, उनको जो है रिक्रूट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए, लेकिन जो बाकी एम्प्लॉइज हैं वो जो है वो एक्ट के तहत ही गवर्न होंगे, उनको गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के तहत वो गवर्न नहीं होते हैं। जैसे बेसिक जो स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो क्या है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आ जाता है और उसके एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाते हैं, लेकिन अगर आप एसबीआई के एम्प्लॉइज की बात करें या फिर जो है आप एलआईसी के एम्प्लॉइज की बात करें तो ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब बात कर ले मेरिट्स की। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की क्या मेरिट्स है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उनको इंडिपेंडेंस होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है रेड टेपिज्म कम होता है एज पर कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्लियर? तो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क थोड़ा सा कम हो जाता है। ये इंडिपेंडेंट है, क्लियर, इंडिपेंडेंट है तो अपने फंक्शन को खुद ही मॉनिटर करते हैं, खुद ही कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर ज्यादा पॉलिटिकल और जो मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होता है। सिंस द फंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसीप्ट। अब क्या है कि ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इनको जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू से जनरेट हो रहा है, ना कि गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा इंटरफेयर इनके इनकम या रिसीप्ट में नहीं करती है, यानी कि फाइनेंशियली ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद इन द पावर असाइंड बाय देम टू द एक्ट। तो एक्ट के जरिए जो भी पावर्स असाइन की गई हैं एम्प्लॉइज को, उस पावर का इस्तेमाल करके खुद के पॉलिसीज और प्रोसीजर जो है ये बनाते हैं। Clear? The act may, however, provide few issues matter which require prior approval of the particular ministry। हालांकि एक्ट में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं जिसके लिए जो है उनको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से कंसर्न करना पड़ता है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से जो है उनको जो है वहां पर अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो जो है डिसीजंस ले सकते हैं, उसके बाद ही वो काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो कि वो एक्ट जो है उनको पावर देता है कि वो खुद ही जो है उस चीज को डिसाइड कर ले। क्लियर? तो द एबिलिटी टू मैनेज देयर ओन फाइनेंसेस allows them to invest in research development and project that benefit the people। अब क्या है कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इनको जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो खुद जो है मैनेज कर रहे हैं। जब वो अपने फाइनेंसेस को खुद ही मैनेज कर रहे हैं तो वो अपने फाइनेंस का इस्तेमाल रिसर्च में, डेवलपमेंट में और अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा ग्रो करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मेरिट हो गया। एज पर कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के पास ज्यादा फ्रीडम होती है, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे वो वर्किंग को लेके हो, मैनेजमेंट को लेके हो। क्लियर? नेक्स्ट बात कर ले लिमिटेशन की। तो इन रियलिटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो कहने को तो ऑटोनॉमी है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें, रियल लाइफ में देखें तो इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे मिनिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, इंटरफेरेंस वहां पर होता है। ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, कहीं ना कहीं वो रूल रेगुलेशन के तहत ही परफॉर्म करने होते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजन और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। जब भी कोई बड़ा ऐसा कोई काम हो रहा है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है या फिर जो है कुछ बड़ा डिसीजन लिया जाना है, तो इस केस में गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां पर होता है। ये नहीं कि एकदम फ्री ऑटोनॉमी दे दी गई है। वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। तो और ऐसी जगह जहां पर पब्लिक से डील करना होता है,
ऐसे सर्विसेज गुड्स जो पब्लिक को देने हैं, तो वहां पर जो है करप्शन एग्जिस्ट है, करप्शन होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, मतलब कि बहुत जल्दी करप्शन वहां पर फैलता भी है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है कि भाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये खुद अपने ऑटोनॉमी इनको मिली हुई है और ऐसे में ये पब्लिक से डील कर रहे हैं, जब पब्लिक से डील करेंगे तो वहां पर करप्शन होने के भी चांसेस होते हैं। द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उस बोर्ड में गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज को भी, अपने लोगों को भी रखती है। तो अब ऐसे में क्या हो जाता है कि ऐसे में जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करना होता है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर इज रेफर टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनल डिसीजन, दिस फर्दर डिलेज एक्शन। तो ऐसे में क्या होता है कि वहां पर डिसीजन मेकिंग डिले होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां पर होता है। किस केस में? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत जो एम्प्लॉई है वो तो अलग है, प्लस गवर्नमेंट ने अपने भी लोगों को वहां पर बोर्ड में डाल रखा है। तो ऐसे में जब भी कोई मीटिंग होगी तो वहां पर डिस्प्यूट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। जब डिसएग्रीमेंट होगा तो उस केस में फिर फाइनल अप्रूवल के लिए उसको गवर्नमेंट के पास ही जाना होता है। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। कोई काम है उसको अप्रूवल चाहिए था तो उसमें डिले हो जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, कि ऑटोनॉमी कहने को होती है लेकिन ऑटोनॉमी पूरी नहीं होती है। करप्शन यहाँ पर हो सकता है, बढ़ रहा है, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भाई। बट ऑब्वियसली देखिए गवर्नमेंट ओन है तो जो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर होना ही होना है। गवर्नमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं बोर्ड में, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा कि बोर्ड के जो एम्प्लॉय अपनी तरफ से काम करना चाहेंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अपनी तरफ से अपनी तरीके से बोलेंगे, तो डिसएग्रीमेंट होगा तो वहां पर जो है फिर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस रहते हैं या फिर डिसीजन जो है वो डिले हो सकते हैं। क्लियर? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो मिनिस्ट्री जो है खुद क्रिएट करती है, अपने एज अ डिपार्टमेंट वो अपने अंडर रखती है। क्लियर? वहां पे गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही उसमें पैसा जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही पैसा आता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये एक एक्ट के तहत, लॉ के तहत जो है इन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है और इनको पूरी ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो एक्ट के रूल रेगुलेशन के तहत खुद से जो है अपनी कंपनी को ओन करें, मैनेज करें, उसको रन करें। गवर्नमेंट कंपनी नाम से क्लियर है कि एक ऐसी कंपनी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसको गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। तो कोई भी कंपनी जिसको कंट्रोल और मैनेज जो है गवर्नमेंट कर रही है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनी कब किसी कंपनी को मैनेज या फिर कंट्रोल कर सकती है? जब उसके पास, यानी जब गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसके 51 या उससे ज्यादा परसेंट के शेयर हों। यानी कि 100% है तो 100% में से 51 या उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट के पास है तभी तो जो है गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, तभी तो गवर्नमेंट उस पर पूरा कंट्रोल कर सकती है और मैनेज कर सकती है। क्लियर? तो ऐसी कंपनी जिस कंपनी में पेड अप कैपिटल का जो 51% हिस्सा है या फिर उससे ज्यादा है वो हिस्सा गवर्नमेंट के पास होता है तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और partly by central government and partly by one or more state government and include a company which is a subsidiary of a government company. क्लियर? तो कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिलकर 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप कैपिटल में हिस्सा है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और साथ ही साथ वो सभी सब्सिडरी ब्रांचेस जो उस गवर्नमेंट कंपनी की हैं वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट कंपनी को। क्लियर? तो कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा पेड अप कैपिटल में 51% या उससे ज्यादा है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे दोनों का मिलके हो। और कोई ऐसा ब्रांच, कोई ऐसा सब्सिडरी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की है, गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी जो है गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। क्लियर? तो एक गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आपने भी स्टैट्यूटरी कंपनी देखी थी तो वहां पर जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो जो एक्ट बनाया गया उस एक्ट के तहत उस कंपनी को फॉर्म किया जाता है। उस एक्ट में जो भी रूल रेगुलेशन है वो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी को। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी में वो रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में है। क्लियर? तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर प्योरली बिजनेस पर्पज एंड इन द ट्रू स्पिरिट कंपेयर्ड विद कंपनीज इन द
प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में जो है कंपनीज से कॉम्पीट करने के लिए और जो है पूरा बिजनेस मोटिव के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही जो है गवर्नमेंट कंपनी ओपन की जाती है। तो कोई भी कंपनी, चाहे वो स्टैब्लिश्ड ही हो या फिर कोई ऑलरेडी कोई प्राइवेट कंपनी थी और गवर्नमेंट ने जो है उसमें 51% है उससे ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल जो है एक्वायर कर लिया, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। क्लियर? तो गवर्नमेंट कंपनी को स्टैब्लिश करने का मेन मोटिव क्या है कि ये बिजनेस पर्पज के लिए ही स्टैब्लिश की जाते हैं। ये जो है बाइंग सेलिंग करने के लिए ही जो है इनको बनाया जाता है। क्लियर? वहीं पर जो गवर्नमेंट कंपनी है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है कि इसके शेयर्स जो है कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं, शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी दोनों में से किसी भी टाइप की गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी में यानी कोई कंपनी है उसमें जो शेयर्स परचेज किए जा रहे हैं, जो 51% शेयर्स परचेज किए जा रहे हैं, वो किसके नाम से परचेज किए जाते हैं? तो जो शेयर्स ऑफ द कंपनी जो परचेज किए जाते हैं वो परचेज किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। क्लियर? राष्ट्रपति के नाम से जो है उसको परचेज किया जाता है शेयर्स। क्लियर? एज द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज, दे आर नॉन एज गवर्नमेंट कंपनीज। क्यों कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा शेयर में हिस्सा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ही जो है कंट्रोल करती है, उसको मैनेज कर रही है, तो इसलिए जो है उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट कंपनी कब होगी? जब किसी भी कंपनी में पेड अप शेयर का पेड अप कैपिटल जो है उसमें 51% उससे ज्यादा का हिस्सा है कंपनी का, गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको स्टैब्लिश किया जाता है, उन्हीं के रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे और जो है शेयर्स जो परचेज किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परचेज किए जाते हैं। क्लियर? तो एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसमें 58.89% का हिस्सा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचएल का आपने सुना होगा नाम, 63.17% का हिस्सा है। कोल इंडिया लिमिटेड का नाम सुना होगा, 66.13% का हिस्सा है। कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है इसको ओन करती है, यानी 100% पूरा जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का है। तो ये कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के नाम है जो कि बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। क्लियर? ये बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। क्लियर? ये वेलफेयर के लिए एक्चुअली में नहीं बनाया गया, बल्कि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक तरीके से बनाया गया है। ये सपोज करिए कि ये गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। नेक्स्ट बात कर ले फीचर्स के, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर कि इट इज क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। स्ट्रेटजी कॉर्पोरेशन क्या है? वो जो है एक स्पेशल एक्ट के जरिए जो है वहां पर कंपनीज को सेटअप किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो है इनको स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं वो सेटअप होती है, वैसे ही ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये भी जो है सेटअप होती है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। क्लियर? इनको भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब जो है तैयार करना पड़ता है, डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं। सारा प्रोसीजर जो कंपनीज एक्ट का है जो कि प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है वो गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। द गवर्नमेंट होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक, टिपिकली 51% और मोर, व्हिच गिव्स इट सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनीज मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया कि गवर्नमेंट का जो है मेजॉरिटी स्टेक होता है, यानी कि 51% है उससे ज्यादा का स्टेक होता है पेड अप कैपिटल में, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास जो है इसका कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट का, ऑपरेशन का गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है तो इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, यानी कि एक जो है कंपनी एक अलग कंपनी होगी, गवर्नमेंट अलग होगी, कंपनी अलग होगी। क्लियर? इसके जो एम्प्लॉइज है वो अलग होंगे। तो कंपनी अपने नाम से, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपने नाम से जो है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी थर्ड पर्सन पे केस कर सकती है और कोई थर्ड पर्सन इस कंपनी के ऊपर केस भी कर सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये जो है अपने ओनर से, अपने शेयर होल्डर से अलग होती है। क्लियर? इसका खुद का एक कॉमन सील होता है। तो कंपनीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कंपनीज क्या होती हैं। क्लियर? तो द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो दूसरे प्राइवेट लिमिटेड है भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जैसे उनमें जो है कंपनीज एक्ट के रूल रेगुलेशन प्रोविजंस चलते हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी में भी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेटअप की गई है उसमें भी कंपनीज एक्ट के ही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने पड़ते हैं, इनको भी जो है गवर्नमेंट कंपनीज को भी वहां पर बनानी पड़ती है, और यही मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, जिसमें कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। क्लियर? और जो एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के वो भी जो है एमओए और एओ के
अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कि एमओए और एओए में जो भी रूल्स रेगुलेशन है अपॉइंटमेंट का, उसके अकॉर्डिंग ही जो है कंपनी के एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है। दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स प्रोसीजर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड को ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वैसा यहाँ पर नहीं है। ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इनको अकाउंटिंग और ऑडिट रूल एंड प्रोसीजर से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। हालांकि एक ऑडिटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, जो कि एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। क्लियर? तो वो जो है वहां पर उसकी रिपोर्ट वहां पर बनाई जाती है और उसको प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर। भाई 51% तो गवर्नमेंट का है, लेकिन बाकी जो 49% है वो तो प्राइवेट के है ना, प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हैं। तो इन्हीं जो शेयर होल्डर्स है उन्हीं से जो है कंपनी जो है अपना वहां पर इनकम जो है फंड्स इकट्ठा करती है, और साथ ही साथ ये जो है कैपिटल मार्केट से भी फंड्स को रेज कर सकती है। क्लियर? तो यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी पे वहां पर डिपेंडेंस नहीं होता है। क्लियर? ये अपना फंड्स खुद ही मैनेज करती है और रेज करती हैं। अब हम बात कर लें मेरिट्स की कि गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला, एक गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो एक गवर्नमेंट कंपनी को हम इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो भी रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करके हम वहां पर आसानी से सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्ट बनाने में भी टाइम लगता है। एक्ट को जो है पहले वहां पर पार्लियामेंट में पास कराइए, फिर प्रेसिडेंट का साइन होगा, तब वो एक्ट पास होगा, फिर उसके बाद कंपनी को सेटअप किया जाता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ऑलरेडी पास्ड है। कंपनीज एक्ट 2013 के जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके गवर्नमेंट कंपनी वहां पर आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। ए सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अलग है, कंपनी अलग है, गवर्नमेंट कंपनी अलग है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। यानी कि कंपनी खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, इसके ऊपर केस किया भी जा सकता है, खुद का सील होता है। क्लियर? इट एंजॉयज ऑटोनोमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस एंड टेक्स एक्शंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस। तो ये जो है ऑटोनोमी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनी को होती है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। हालांकि डिमेरिट्स है, लिमिटेशन है इसकी कि कंप्लीटली कहने को तो ऑटोनॉमी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन वहां पर इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। दीज कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। होता क्या है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में गलत प्रोडक्ट, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट या फिर अनरीजनेबल प्राइस जो है वो चार्ज करने लग जाते हैं। तो ऐसे में इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको कॉम्पीट करने के लिए वहां पर गवर्नमेंट कंपनी होती है। गवर्नमेंट कंपनी जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते में प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि प्राइवेट कंपनीज को वहां पर मजबूरन वहां पर जो है अपनी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ता है और रीजनेबल प्राइस जो है वो चार्ज करना पड़ता है। क्लियर? तो गवर्नमेंट कंपनी का मेन मोटिव ही होता है कि कस्टमर को, पब्लिक को वेलफेयर प्रोवाइड करना, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का यहाँ पर मोटिव वेलफेयर के साथ साथ वहां पर जो है प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। अब लिमिटेशंस की बात कर लें तो सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज, द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस। भाई जब पूरी की पूरी कई सारी ऐसी कंपनी है जहां पर गवर्नमेंट का ज्यादा हिस्सा होता है, तो ऐसे में फिर कंपनीज एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है, प्रोविजन है, वो ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखते, क्योंकि गवर्नमेंट का ही पूरा कब्जा वहां पर है। क्लियर? तो लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पूरी ऑटोनॉमी वहां पर नहीं होती है गवर्नमेंट कंपनी के केस में। इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच ए कंपनी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड हैव, इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। भाई नॉर्मली होता क्या है कि स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन हो गया, फिर जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गए, इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनको जो है पूरा लेखा जोखा पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी भी गवर्नमेंट की ही है, हालांकि ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट की है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इनको ये छूट मिल जाती है कि उनको पार्लियामेंट में कुछ भी जो है आंसरेबल नहीं है, वहां पर कोई भी लेखा जोखा पेश करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो ये जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एवेड होता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, क्योंकि इन पे तो कंपनीज एक्ट लागू होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास ज्यादा हिस्सा है, यानी कि गवर्नमेंट एक तरीके से ओनर है उस कंपनी की, तो ऐसे में जो भी मैनेजमेंट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि वहां पर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बढ़ता है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वहां पर बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो गवर्नमेंट कंपनी के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, करप्शन वगैरह भी जो है आपको गवर्नमेंट कंपनीज में देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो ये कुछ लिमिटेशंस थी गवर्नमेंट कंपनी की।
चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में रोल चेंज हुआ है इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, वो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, भारत को आज़ादी जब मिली उसके बाद जो है सबसे बड़ा चुनौती था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्री में नहीं था। तो उस वक्त जो पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बिल्ड करना, चाहे वो रोड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, एटॉमिक एनर्जी को हो, न्यूक्लियर पावर को हो, लेके हो। क्लियर? तो अलग अलग चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना मेन मोटिव था पब्लिक सेक्टर का। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पब्लिक सेक्टर वुड बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड इन्वेस्ट इन की एरियाज। उस वक्त सभी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उनके पास भी इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता था कि वो जो है बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सके। तो ऐसे केस में जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहां पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी, वहां पर पब्लिक सेक्टर जो है वो फोकस करता था और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके जो है प्राइवेट सेक्टर्स को देते थे जिससे कि वो जो है बिजनेस रन कर सके। द प्राइवेट सेक्टर वाज अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट। रेल प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? रोड बनाने हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में प्राइवेट सेक्टर इन सब में जो है अपना हाथ नहीं डालते थे। और जहां पर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करने से लेकर प्रॉफिट अर्न करने तक का जो गैप होता है, भाई आज इन्वेस्टमेंट किया तो तुरंत प्रॉफिट नहीं आता ना, इन्वेस्टमेंट आज किया, पैसा लगाया है, फिर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट को फिर आप सेल करोगे, फिर उसके बाद रिटर्न आना स्टार्ट होगा, तो टाइम गैप होता है। तो वो जो टाइम गैप होता है इन्वेस्टमेंट से लेकर रिटर्न आने तक, उसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो जब कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते थे जिसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता था, तो ऐसे सेक्टर में, ऐसे जो है प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते थे। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का ही देख लीजिए, फिर बिल्डिंग का ही देख लीजिए, भाई 3-3 4-4 साल लग जाते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तब तक पैसा पैसा जो है वो फंसा रहता है। तो ऐसे केस में, ऐसे प्रोजेक्ट में जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते थे, तो वहां पर पब्लिक सेक्टर को ही आना पड़ता था। द गवर्नमेंट देन टुक इट अपॉन इटसेल्फ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड प्रोवाइड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। तो उस केस में पब्लिक सेक्टर ही थी, गवर्नमेंट ही थी जो कि जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती थी और वहाँ पर पैसा लगाती थी, और गुड्स और सर्विसेज जो है जो कि इकोनॉमी की इसेंशियल, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इसेंशियल है, उस पर जो है फोकस करती थी, काम करती थी। क्लियर? तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो चेंज हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज हुआ। पोस्ट 1990s 1990 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें जो है फोकस किया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको छूट दी जाए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए और ग्लोबलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया, यानी कि फॉरेन जो कंपनीज हैं उनको भी जो है इंडिया में आने का मौका दिया जाए और हमारे यहाँ से भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। तो इस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो पहले किस चीज़ पे फोकस था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस था, फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे जो है फोकस हुआ पब्लिक सेक्टर का। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड compete इन द मार्केट विथ अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर थे ये जो है कंपटीशन को भी बढ़ाना स्टार्ट किए, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जो है ये प्रोडक्ट जो है, सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे थे जो कस्टमर हैं उनको, जिससे कि क्या हो, कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट और कम प्राइस में जो है वहाँ पर मार्केट में अवेलेबल होगा कस्टमर्स के लिए। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहाँ पर पब्लिक भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। हॉस्पिटल देखिए प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। क्लियर? टेलीकॉम सेक्टर देखिए वहां पर भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट भी आ गई है। क्लियर? गवर्नमेंट तो थी, प्राइवेट भी आ गई है। तो ऐसे आपको बहुत सारे सेक्टर्स दिखेंगे जहां पर पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। बैंक्स में देखिए प्राइवेट बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं। क्लियर? दे वेयर ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लॉसेज एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो अगर कहीं पैसा लगा रही हैं तो उससे कितना लॉस हुआ, कितना रिटर्न आया है, वो सारा हिसाब किताब भी उनको देना पड़ता था। अपनी मनमर्जी से काम नहीं चलेगा। इफ अ पब्लिक सेक्टर वॉज मेकिंग लॉसेज कंटिन्यूअसली it was referred to the board for industrial and financial reconstruction for complete overhauling or shutdown। तो अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो जो है लगातार लॉस में जा रही है तो ऐसे केस में उसको जो है एक बोर्ड क्रिएट किया गया, BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, उनको रेफर किया जाता था और वो जो है उसकी ऑडिट करते थे, उसको चेक करते थे। अगर उनका रिपोर्ट आया कि हाँ इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो ग्रो किया जाता था, नहीं तो उसको बंद कर दिया जाता था। तो ऐसा भी नहीं है कि चलता ही रहेगा, लॉस में हो तब भी चलता रहेगा, नहीं, लॉस में है तो उसको या तो रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसको जो है ग्रो करने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो उसको बंद कर दिया जाता था। वेरियस कमिटी वेयर सेटअप टू स्टडी द वर्किंग ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर यूनिट विथ रिपोर्ट ऑन हाउ टू इंप्रूव देयर मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बहुत सारे अलग अलग जो है वहाँ पर कमिटी सेटअप की गई जिससे कि ये चीज़ चेक की जा सके जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो परफॉर्म सही से करें कि नहीं करें, अगर नहीं करें तो उनको जो है उनकी एफिशिएंसी को, मैनेजरियल एफिशिएंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से जो है रोल
जो है पब्लिक सेक्टर का चेंज होता गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट रोल की बात करें पब्लिक सेक्टर का, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे केस में वहां पर पब्लिक सेक्टर ही आगे आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके डेवलप करके जो है अदर लोगों को जो है वहां पर प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अपना बिजनेस परफॉर्म कर सके। इट वॉज ओनली द गवर्नमेंट विच कुड मोबिलाइज ह्यूज कैपिटल, coordinate industrial construction and train technician and workforce. Rail, road, sea and air transport was the responsibility of the government, and their expansion has contributed to the pace of industrialization and ensured future economic growth. तो ये जो रेल, रोड, सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट है, इसमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है डेवलप करने के लिए, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। एक पोर्ट बनाना है तो उसमें जो है बहुत पैसा खर्च होता है, स्टेशन बनाना है, रेलवे लाइन बिछा ली, इलेक्ट्रीफाई करना है, तो सारी चीजों में जो है बहुत ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में वहां पर पब्लिक सेक्टर ही होती है जो कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके देती है। क्लियर? Public sector gives infrastructure to the core sector, which require huge capital investment, complex and upgraded technology, big and effective organization structure, जैसा कि स्टील प्लांट हो गया, पावर जनरेशन प्लांट हो गया, सिविल एविएशन हो गया, रेलवेज हो गए, पेट्रोलियम हो गए, स्टेट ट्रेडिंग, कोल, ये सब क्या है? ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर पब्लिक सेक्टर ही आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके देती है। जो आप एयरपोर्ट देखते हैं, तो एयरपोर्ट में लैंड की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ कौन करता है? पब्लिक सेक्टर करती है। पब्लिक सेक्टर उसको डेवलप करके फिर प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करके जो है वो उसको मैनेज करवाती है। तो ये जो है रोल इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है पब्लिक सेक्टर का इकोनॉमी में। गिव अ लीड इन इन्वेस्टमेंट टू द कोर सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर नॉट फंक्शनिंग इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर खुद आती है और वहां पर लीड करती है, जिसको देखने के बाद प्राइवेट सेक्टर उस सेक्टर में जो है एंटर करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, पेट्रोकेमिकल, न्यूज प्रिंट, मीडियम एंड हैवी इंजीनियरिंग, इन सबसे रिलेटेड सेक्टर्स में जो है पब्लिक सेक्टर आगे आती है, वहां पर बिजनेस परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, प्लांट सेटअप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, फिर जो है धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी वहां पर एंटर करते हैं। तो ये लीडर का भी काम करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। गिव डायरेक्शन टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लाइक होटल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसीज, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इन सब में जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से रोल चेंज हो रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल है पब्लिक सेक्टर का, जो पहले नहीं था अब हुआ है, दैट इज रीजनल बैलेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। रीजनल यानी कि हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारी स्टेट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टेट की इकोनॉमी बहुत पुअर है, तो ऐसे में जो पब्लिक सेक्टर का जो है वहां पर रोल चेंज हुआ क्या कि रीजनल बैलेंस, यानी कि ये सभी स्टेट को इक्वली जो है ग्रो करने पर फोकस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वाज लिमिटेड टू फ्यू एरियाज लाइक द पोर्ट टाउन एंड प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि जहां पर जो पोर्ट अवेलेबल थे वहीं पे जो है खासकर सारे इंडस्ट्रीज जो है देखने को मिलती थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में रीजनल इम्बैलेंस हो गया, यानी कि जहां पे पोर्ट है वहां तो डेवलपमेंट अच्छा है लेकिन बाकी जगह पे डेवलपमेंट नहीं अच्छा था। तो ऐसे केस में आफ्टर 1951 द गवर्नमेंट लेड डाउन इन इट्स 5 year प्लान दैट पर्टिकुलर अटेंशन वुड बी पेड टू दोज रीजन व्हिच वेयर लैगिंग बिहाइंड एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वेयर डिलीवरी सेटअप, यानी कि ऐसे एरियाज, ऐसे जगह, ऐसे स्टेट जहां पर जो है इकोनॉमी बहुत पीछे थी, बहुत जो है वहां पर डेवलपमेंट बहुत कम था, तो ऐसी जगह पर पब्लिक सेक्टर ने फोकस किया और वहां पर जानबूझ के डेलिबरेटली जो है वहां पर जो है प्लांट सेटअप किया या फिर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की, जिससे कि वहां पर भी ग्रोथ हो, वहां के लोगों को जॉब मिले, वहां पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, वहां पे एजुकेशन इंक्रीज हो। क्लियर? जैसे कि अभी आप देखते होंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जा रही है कि एम्स ओपन किया जाए, यूनिवर्सिटीज ओपन की जाए, जिससे कि जो है वहां पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी सबको मिले, मेडिकल फैसिलिटी सबको मिले, एजुकेशन सबको मिले। तो फोकस यही किया जा रहा है कि हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में जो है यूनिवर्सिटीज ओपन हो और जो है कॉलेजेस ओपन हो और जो ये आईआईएम, एम्स ये सब डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या है? रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये नहीं कि खाली एक जगह आईआईटी खोली, आईआईएम खोल दिया, बाकी जगह पे खोल ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या है? ये रीजनल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हर जगह पे प्रोवाइड किया जाए तो ये रीजनल बैलेंस हुआ। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन एंड स्टेट इन अ बैलेंस वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो जो है सभी
सभी रीजन को, सभी स्टेट को इक्वली जो है ग्रो करें, इक्वली डेवलप करें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 4 मेजर स्टील प्लांट जो है वो सेटअप किए गए थे, जिससे कि उस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, वर्कफोर्स का जो है डेवलपमेंट हो। जैसे भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ भिलाई में है, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो झारखंड में है, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में है, झारखंड। तो ये चारों स्टील प्लांट डेलिबरेटली सेटअप किए गए थे ऐसे एरियाज में जहां पर जो है डेवलपमेंट कम था। तो इन एरियाज को डेवलप करने के लिए, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, वर्कफोर्स का डेवलपमेंट करने के लिए ये जो स्टील प्लांट यहाँ पर जानबूझ के ओपन किए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट जो रोल है पब्लिक सेक्टर का, दैट इज चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि जो इकोनॉमिक पावर है वो किसी एक बंदे के हाथ में ना जाए, यानी कि कंपटीशन लगातार बना रहे। ऐसा ना हो कि मोनोपोली आ जाए। बहुत बार होता है ना कि भाई जिसके हाथ में पैसा है वही सारी जगह पे सारी सेक्टर में अपना खोल के बैठा हुआ है और कस्टमर के पास खाली एक ही चॉइसेस है, मोनोपोली हो जाती है। जब एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में एक ही जो है वहां पर सेलर अवेलेबल होता है तो उस कंडीशन को मोनोपोली कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग जो है सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन कस्टमर के लिए सही होता है, मोनोपोली जो है वो गड़बड़ है। तो इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट ना हो किसी एक पर्सन के हाथ में, इस चीज को भी जो है पब्लिक सेक्टर इंश्योर करती है। द पब्लिक सेक्टर इज एबल टू सेट लार्ज इंडस्ट्रीज व्हिच रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट एंड thus the income and benefit that accrue are shared by large number of employees and worker. This prevent concentration of wealth and economic power in the private sector. तो प्राइवेट सेक्टर के ही हाथों में पूरा इकोनॉमिक पावर हो, इस चीज को रोकने के लिए भी जो है गवर्नमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर जो है इस पे काम करती है, इस पे भी जो है परफॉर्म करती है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम सेक्टर में कोशिश यही रहता है कि पब्लिक सेक्टर के भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन रहे और प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन वहां पर होते हैं। नेक्स्ट जो रोल है पब्लिक सेक्टर का, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसी चीजें डेवलप करना स्टार्ट की जो कि हमें दूसरे कंट्रीज से मंगाना पड़ता था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है पहले समझिए। तो इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि जब हमारी कंट्री के लोग बाहर से कोई जो है मशीनरी या फिर कोई कैपिटल रिसोर्स मंगवा रहे हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। बाहर कंट्रीज से जब कोई सामान मंगवाना तो वो इंपोर्ट कहलाता है। क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, उनको बाहर से मंगाना काफी ज्यादा जो है एक्सपेंस पड़ जाता है। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढना, उस पर काम किसने किया, पब्लिक सेक्टर ने स्टार्ट किया कि कोशिश ये रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम से कम करें, और जो भी चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं उसका सब्स्टिट्यूट जो है डेवलप किया जाए। तो ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड 5-year प्लान पीरियड इंडिया वाज एमिंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन मेनी स्फीयर्स। तो इंडिया इस चीज पे फोकस कर रही थी कि हम सेल्फ रिलायंट रहे, यानी कि हमें बाहर से किसी और से कोई चीज मंगाने की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही सारी चीजें डेवलप करें, प्रोड्यूस करें। जो कि आप समझते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, यानी कि हर चीज हम इंडिया में ही बनाए, हमें बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर भी जो है पब्लिक सेक्टर इस चीज पे काम करे। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज वाज अ प्रॉब्लम एंड इट वाज डिफिकल्ट टू इंपोर्ट हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। तो हैवी मशीनरी को इंपोर्ट करना बहुत ही कॉस्टली पड़ता था, बहुत ही महंगा पड़ता था। तो एट दैट टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व इन हैवी इंजीनियरिंग व्हिच वुड हेल्प इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वेयर एस्टेब्लिश। तो पब्लिक सेक्टर ने इस चीज पे फोकस किया कि ऐसे जो है हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाए जो है वहां पर, जिससे कि जो भी चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढा जा सके। साइमल्टेनियसली सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज लाइक एसटीसी, एमएमटीसी हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एसटीसी, एमएमटीसी ये जो है इस पे काम करने लगी। तो ये पब्लिक सेक्टर का था, यानी कि ये इंपोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पे फोकस किया पब्लिक सेक्टर ने। क्लियर। तो पब्लिक सेक्टर को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होती रही हैं। तो 1991 से हम बात करें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म इन द पब्लिक सेक्टर इन इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991। तो पब्लिक सेक्टर को लेकर जो है 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। जैसे मेन एलिमेंट की बात करें तो रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियल वायबल पीएसयूज, यानी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से उनको जो भी पोटेंशियल पब्लिक सेक्टर यूनिट से उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उनको रिवाइव किया जाए, यानी कि उनको दोबारा से रन किया जाए। बहुत सारे ऐसे पीएसयूज थे जो कि लॉस में जा रहे थे, तो उनको जो है दोबारा से रिवाइव करके, उनको रिकंस्ट्रक्ट करके, रिस्ट्रक्चर करके जो है उनको खड़ा किया जाए। क्लोज डाउन पीएसयूज व्हिच कैन नॉट बी रिवाइव्ड, और ऐसे पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिनको रिवाइव नहीं किया जा सकता है उनको बंद कर दिया जाए, जिससे कि जो पैसा फंसा हो वो जो है वहां पर निकल जाए। ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट्स इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज टू 26% और लोअर इफ नेसेसरी, यानी कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज का मतलब क्या होता है कि
ऐसे कंपनीज जहां पर गवर्नमेंट की जो स्टेक है, इक्विटी शेयर है, वो 51% है, उससे ज्यादा है, और वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जो है नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक सर्विस के लिए एसेंशियल नहीं है, तो वहां पर क्या किया गवर्नमेंट ने कि उनमें जो है अपना परसेंटेज जो है वो डाउन करने की बात कही। भाई ये ऐसे सेक्टर से ऐसे कंपनीज थे जो कि नेशनल सिक्योरिटी से या फिर एसेंशियल पब्लिक सर्विस से रिलेटेड नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें हम अपना पैसा क्यों लगाए, इसमें अपना शेयर हम कम कर लेते हैं। तो ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज टू 26% और लोअर, 51% से कम लेकर चले आए। ठीक है, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था दैट इज फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, वर्कर के इंटरेस्ट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना। ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी आई थी, रिफॉर्म आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। क्लियर, इसमें कुछ चीजें और ध्यान देने वाली थी, जैसे कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 टू 8। जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जो कि रिजर्व थे सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी कि उस सेक्टर में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर के लोग आके काम नहीं कर सकते थे। तो पहले 17 ऐसे सेक्टर थे जिसको फिर रिड्यूस करके 8 कर दिया गया था 1991 में, और 2001 में उसको और रिड्यूस करके 3 सेक्टर कर दिया गया, यानी कि आज के टाइम पे सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर पब्लिक सेक्टर ही काम करती है, प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वॉल्व वहां पर नहीं हो सकते हैं। तो 1991 में वो 8 कौन से थे? एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड कम्युनिकेशन, माइनिंग, रेलवेज, ये थे। फिर 2001 में और रिड्यूस करके 3 ही सेक्टर किया गया जो कि रिजर्व है। 3 सेक्टर हैं जो कि रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए, बाकी सब ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। वो 3 सेक्टर कौन से थे? वो थे एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। आज भी आप देखेंगे तो एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट ये पब्लिक सेक्टर के हाथों में रहता है, बाकी सब जगह आपको प्राइवेट सेक्टर के लोग भी मिल जाएंगे। तो ये जो रिडक्शन है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड इन द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 टू 8 एंड देन टू 3, ये मतलब क्या हो गया? दिस मीन दैट द प्राइवेट सेक्टर कुड इंटर ऑल एरियाज एक्सेप्ट द 3। ये जो 3 हैं जो कि रिजर्व हैं, उसके अलावा बाकी सभी में जो है प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकती है और पब्लिक सेक्टर को उनके साथ कंपीट करना होगा। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जैसे कि हमने बात किया पीएसयूज में क्या था कि गवर्नमेंट ने नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज में अपने शेयर को रिडक्शन करने की बात की। तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स यानी कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में गवर्नमेंट का 51% शेयर है तो उसको रिड्यूस करके 26% ले आना, 8% लाना, 10% रखना, ये स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। मतलब कि सेल ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द public companies. Clear? So releasing the large amount of public resources locked up in the non-strategic public sector enterprises so that they may be utilized on other social priority areas such as basic health, family welfare and primary education. तो मेन मोटिव क्या था डिसइन्वेस्टमेंट का कि जब हम अपना हिस्सा जो है बेच देंगे कंपनी में जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उसमें अपना हिस्सा गवर्नमेंट अपना बेच देगी, तो जो पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल वो हेल्थ के ऊपर, फैमिली वेलफेयर के ऊपर, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर जो वो पैसा खर्च किया जा सकता है। भाई गवर्नमेंट का पैसा किसी कंपनी में लगा हुआ है जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो कंपनी, तो उसमें अपना पैसा क्यों गवर्नमेंट रखे? वहां से पैसा निकाल के कहीं और जो है खर्च करे जो कि सोसाइटी के लिए जरूरी है। दूसरा जो रीजन था डिसइन्वेस्टमेंट का वो ये था कि जो कॉमर्शियल रिस्क है उसको गवर्नमेंट क्यों बियर करे, बल्कि जो है कॉमर्शियल रिस्क ट्रांसफर कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर पे, और जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके उसको जो है वो सही जगह पे या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाए जहां से ज्यादा रिटर्न आए। तो इसलिए भी जो है डिसइन्वेस्टमेंट जो है किया गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से। क्लियर। तो ये मेन मोटिव था डिसइन्वेस्टमेंट का। क्लियर। इसी तरीके से पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट टू बी द सेम एज दैट फॉर प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो सिक यूनिट्स थे पब्लिक सेक्टर के उनके लिए सेम पॉलिसी एप्लीकेबल होगी जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए एप्लीकेबल थी। और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी जो सिक थी यानी कि जो पुअर परफॉर्म कर रही थी उनको बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को जो है रेफर किया जाता था और वो डिसाइड करते थे कि उस यूनिट को बंद करना है, फिर रिवाइव करना है, रिस्ट्रक्चर करना है। क्लियर। तो ये जो है पॉलिसी आई उसको लेकर कि ऐसा नहीं है कि चलता रहेगा लॉस में, नहीं, उसको बंद किया जा सकता है या फिर उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा। और वहीं पर 1991 से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओनरशिप किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन जो मैनेजमेंट रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। तो ये क्यों दिया? जिससे कि परफॉर्मेंस या फिर प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किया जा सके। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम बाय विच मैनेजमेंट्स आर टू बी ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी बाय बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफाइड रिजल्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे देती है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए
करके जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर लेती है। एमओयू क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जहां पर लिखा होता है कि क्या कितना क्या क्या करना है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीजें जो वहां पर मेंशन होती है। क्लियर? तो ऐसे में गवर्नमेंट क्यों करती है? जिससे कि जो मैनेजमेंट टीम है वो प्राइवेट हाथों में रहेगी तो सही तरीके से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस प्रोजेक्ट को, उस बिजनेस को रन कर लेगी और स्पेसिफाइड रिजल्ट जो भी गवर्नमेंट ने सोचा था वो जो है वो टारगेट अचीव कर लेगी, वो रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर शुरू हुआ। क्लियर? जैसे कि आप देखते होंगे कि एयरपोर्ट है तो बनाया गवर्नमेंट है, ओनरशिप गवर्नमेंट की है, लेकिन उसको मैनेज जो है कोई प्राइवेट कंपनी कर रही होती है। तो ये एमओयू के जरिए ही होता है। तो ये जो है कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। क्लियर? कौन कौन से रिफॉर्म थे मेन? तो यहाँ पर एक तो पीएसयूज जो थे उनको रिवाइव करें, नहीं रिवाइव हो पा रही हैं तो उनको बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट ने जो है अपने नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज में अपने शेयर को कम करना स्टार्ट किया, वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने पर काम किया। जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर के लिए वो 17 से 8 लाई, फिर 8 से 3 सेक्टर लेके आई। अब इस वक्त जो है एटॉमिक एनर्जी, आर्म और रेल ट्रांसपोर्ट ही जो है रिजर्व है, बाकी सभी जगह प्राइवेट सेक्टर जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्टमेंट किया नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज में, जो है सिक यूनिट को लेकर सेम पॉलिसी अप्लाई किया जो कि प्राइवेट सेक्टर पे अप्लाई होता है, और एमओयू का कॉन्सेप्ट ले आया जहां पर प्राइवेट सेक्टर एमओयू के जरिए जो है पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सकती है। क्लियर? तो ये कुछ गवर्नमेंट ने 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्म लाया था। क्लियर? और जो पब्लिक सेक्टर की रोल की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल बैलेंस, इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट ना हो किसी एक प्राइवेट सेक्टर में, उस चीज को ध्यान दिया। इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन पर काम किया कि इंपोर्ट को कम किया जाए और एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा दिया जाए। तो ये कुछ पब्लिक सेक्टर के चेंजिंग रोल थे जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से चेंज हुआ है पब्लिक सेक्टर का। ग्लोबल एंटरप्राइज, देखिए ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड या फिर इंटायर वर्ल्ड या फिर वैश्विक हिंदी में। क्लियर? वहीं पर एंटरप्राइज का मतलब हो गया बिजनेस या फिर कोई प्रोजेक्ट। तो कोई भी ऐसा कंपनी, कोई भी ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिजनेस एक्टिविटीज, अपने प्रोडक्ट को अपने ही कंट्री के में नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी सेल करती है, बिजनेस एक्टिविटीज को अदर कंट्रीज में भी परफॉर्म करती है, तो उस टाइप की कंपनीज को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं। क्लियर? तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several countries। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखने वाले कि ये ह्यूज इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि इनके पास कैपिटल ज्यादा होता है। भाई आप अपने कंट्री में तो बिजनेस परफॉर्म कर ही रहे हो, दूसरे कंट्रीज में भी जाके आप जो है बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, मार्केटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, तो दूसरे कंट्री में जाकर अपनी वहां पर ब्रांचेस को सेटअप करना, वहां पर बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, एम्प्लॉय को हायर करना, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट का, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो यानी कि ये जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस हैं इनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है, तभी तो दूसरे कंट्रीज में जाके अपने बिजनेस को जो है परफॉर्म कर पाते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट पहले तो आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बाद में आप प्रॉफिट एंड करो अलग चीज है, लेकिन शुरुआत में आपको वहां पर कैपिटल लगाना पड़ता है। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेस के पास बहुत अच्छा खासा कैपिटल होता है, तभी जो है वो अदर कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस परफॉर्म करते हैं। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेस कौन हो गए? वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो कि अपने इंडस्ट्रियल और फिर मार्केटिंग ऑपरेशन को अदर कंट्रीज में परफॉर्म करते हैं अपने ब्रांचेस के थ्रू। क्लियर? तो ये क्या करते हैं? या तो वहां पर जो है दूसरे कंट्री में जाएंगे, वहां पर जो है किसी वहां की लोकल कंपनी के साथ जो है मर्जर कर लेंगे, या फिर अपना खुद का जो है वहां पर नया जो है प्लांट ओपन कर देते हैं। क्लियर? तो दोनों तरीके होते हैं, किसी के साथ मिलकर काम करें, चाहे अपना खुद का जो है पूरा वहां पर प्लांट जो है सेटअप करके सेपरेटली जो है अपना वर्क करें। क्लियर? तो these enterprises operate in several areas, producing multiple products with their business strategy extending over a number of countries to reach wider market, reduce cost and improve efficiency। देखिए जो कोई बाहर की कंपनी है वो हमारी कंट्री में अगर हम बात करें, सपोज कि अमेरिका की कोई कंपनी वो हमारे इंडिया में आके बिजनेस क्यों करेगी? बट ऑब्वियस बात है कि हमारे इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत कम है, तो लेबर कॉस्ट अगर कम पड़ेगी कंपनी को तो उनके जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आएगी वो भी कम आएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। मार्केट, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया, जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा है किसी भी कंपनी के लिए। तो वाइडर मार्केट को पाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए जो है अलग अलग कंट्रीज में जाके लोग अपना बिजनेस परफॉर्म करते हैं। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एंटरप्राइजेस जो कि अपने बिजनेस एक्टिविटीज, अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल कंपनीज में मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं। क्लियर?
हर कंट्री में अलग कल्चर है, अलग जो है वहां पर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है लोगों के, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं वो एक ही कंपनी होगी लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। क्लियर? तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस ऑल्सो नॉन एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि एमएनसी, या फिर हम इसको ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। मल्टीनेशनल यानी कि एक से अधिक कंट्री में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है, ट्रांसनेशनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस परफॉर्म कर रही है। क्लियर? तो ये लार्ज कंपनीज होती हैं जो कि मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। दे डू नॉट एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फ्रॉम वन और टू प्रोडक्ट बट इंस्टेड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑल ओवर। तो ये जो है ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने ही कंट्री में एक दो प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट कमा मैक्सिमाइज करने पे फोकस नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, ये दूसरे कंट्रीज में भी जाके अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं, अपने मार्केट को जो है इंक्रीज करती हैं, जिससे कि भाई जितने ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो है वहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा। क्लियर? तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस जो कि ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस परफॉर्म करती हैं, मैक्सिमम कंट्रीज को कवर करना चाहती हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको जो है कंपनीज देखने को मिलेगी जो कि मोस्टली मैक्सिमम कंपनीज में जो है कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कोका कोला हो गया जो कि अमेरिकन कंपनी है, हर जगह आपको जो है इनके जो है प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। सैमसंग जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, इनके मोबाइल आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हर जगह देखने को मिलेंगे। टोयोटा जो कि कार बनाती है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये भी अपने अलग अलग कंट्रीज में जो है प्रोडक्ट सेल करती है। एप्पल सभी जानते हैं मोबाइल फोन जो है यूएस कंपनी है। क्लियर? टाटा ग्रुप अपने इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में कौन सी कंपनी जो कि फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस परफॉर्म करती हैं, तो टाटा ग्रुप हो गया, एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, ये सब इंडियन कंपनीज है जो कि अदर जो है कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ग्लोबल इंटरप्राइजेस कहलाएंगे। क्लियर? इनको एमएनसी टीएनसी भी कह सकते हैं। तो अब हम कुछ फीचर्स की बात कर लें कि ग्लोबल एंटरप्राइज के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। बात तो obvious सी बात है कि भाई अपने ही घर में, अपने ही कंट्री में जो है अगर आपको एक नया बिजनेस सेटअप करना है तो वहां पर आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। तो ऐसे में आपको दूसरे कंट्री में जाके अपनी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो वहां पर और ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेस जो भी होंगी उनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होगा, उनके पास कैपिटल बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है देन डोमेस्टिक companies. Clear? These enterprises possess huge financial resources and the ability to raise funds from different sources. इनके पास ये जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस होती हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जैसे कि इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, इसके जरिए जो है पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो पैसे देती हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हो गए, उनसे जो है पैसा बोरो कर लेती हैं। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टर्स हैं, क्लियर, उनसे भी जो है पैसा लेते हैं। और इन्वेस्टर जो बैंक्स हैं ये खुद जो है चाहते हैं कि हम उस कंपनी में जो है इन्वेस्ट करें क्योंकि उसकी कैपिटलाइजेशन अच्छी है, मार्केट में उसकी पकड़ अच्छी है। तो इन्वेस्टर्स या फिर जो बैंक्स हैं वो चाहेंगे कि ऐसी कंपनी में जो है इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि उनको अच्छा रिटर्न वहां पर मिले, अच्छे इंटरेस्ट वहां पर उनको मिले। क्लियर? तो ये जो है जो ग्लोबल इंटरप्राइजेज होते हैं इनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होता है, चाहे वो खुद का हो चाहे वो बोरो आसानी से कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, इसी वजह से वो जो है डिफरेंट कंट्री में जाके आसानी से बिजनेस परफॉर्म कर लेते हैं और अलग अलग कंट्रीज में जाके वो सर्वाइव भी कर लेते हैं। जैसे कि बात कर लें जून 2025 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो एनवीडिया है वो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ग्लोबल कंपनीज की बात करें तो ग्लोबल कंपनीज में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है, एनवीडिया का है। उसके बाद फिर जो है एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। 3.847 ट्रिलियन डॉलर का जो है वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है एनवीडिया का। वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 3.686 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू है माइक्रोसॉफ्ट का। और एप्पल की बात करें तो 3.003 ट्रिलियन डॉलर की जो है वहां पर वैल्यू है किसकी, एप्पल की। तो ये जो है ये ग्लोबल इंटरप्राइजेज है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, इनके प्रोडक्ट हर कंट्री में जो है वहां पर आपको अवेलेबल है और हर जगह इनकी ब्रांचेस भी आपको देखने को, मैक्सिमम जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी ज्यादा है, सबसे टॉप पे है। तो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज फॉरेन कोलैबोरेशन। बट ऑब्वियस बात है कि भाई ग्लोबल इंटरप्राइजेज आप तभी कहलाओगे जब आपकी अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेज होगी, अलग अलग कंट्रीज के जो कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज है, उनसे जाके आप जो है कोलैबोरेट करोगे। तो फॉरेन कोलैबोरेशन ग्लोबल इंटरप्राइजेस का होता है, यानी कि ये दूसरे कंट्रीज में जाके वहां के लोकल जो इंटरप्राइजेस हैं, लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। ग्लोबल इंटरप्राइजेस यूजली इंटर इनटू एग्रीमेंट विद
Indian companies pertaining to sale of technology, production of goods, use of brand names or for the final product। जैसे कि कोका कोला है, तो कोका कोला क्या करती है, हमारे इंडियन कंपनीज हैं जो कि बोटलिंग का काम करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके रखा हुआ है, उनसे जो है बोटलिंग करवाती है। क्लियर। डोमिनोज का देखिए, डिफरेंट जो है फ्रेंचाइजी जो लेते हैं, तो ब्रांड नेम फॉरेन कंट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो ओनर होता है वो हमारी कंट्री का होता है। तो फॉरेन कोलैबोरेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या करते हैं कि दूसरे कंट्री में जाएंगे, वहां के लोगों से कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनवाएंगे या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, या फिर अपना ब्रांड नेम जो है उनको दे देंगे, जिससे कि वो उनके ब्रांड का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को सेल करें, या फिर उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, लेबर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फॉरेन कोलैबोरेशन होता है। तो मे कोलैबोरेट विद कंपनीज इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो कि फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंपनी से जो है कोलैबोरेट करते हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो करते ही हैं, जैसे टाटा एआईजी। टाटा जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप है जो कि अमेरिका की है, उनसे जो है कोलैबोरेट कर रखा है। टाटा स्टारबक, ये पार्टनरशिप है बिटवीन टाटा एंड स्टारबक का। विस्तारा ज्वाइंट वेंचर है टाटा और सिंगापुर एयरलाइन का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये क्या है, ये आईसीआईसीआई बैंक और फेयरफैक्स फाइनेंशियल का जो है वहां पर पार्टनरशिप है। तो ये क्या है, फॉरेन कोलैबोरेशन है, यानी कि कंपनीज क्या करती हैं, दूसरे कंट्री में जाके जो है वहां पर वहां के जो कंपनीज होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनसे कोलैबोरेट करती हैं। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए, ग्लोबल इंटरप्राइजेस ग्लोबली वही बिजनेस परफॉर्म कर पाएगा जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। क्लियर। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो ग्लोबल इंटरप्राइज होती हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, क्योंकि वो मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रही हैं, मल्टीपल कंट्री के रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं और टेक्नोलॉजी डेवलप करते रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ग्लोबल इंटरप्राइज का फायदा यह भी होता है कि जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं वाली, उनके पास वो मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इंटरप्राइज अपना ब्रांच वहां पर सेटअप करेगा, तो अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर लेके जाएगा ही जाएगा। क्लियर। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, दीज इंटरप्राइजेस possess टेक्नोलॉजिकल superiorities in their method of production। इनके पास, जो ग्लोबल इंटरप्राइज होते हैं, इनके पास कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी रहती है देन डोमेस्टिक कंपनीज। के लिए जो डोमेस्टिक कंपनी है उनसे बेटर टेक्नोलॉजी है ग्लोबल एंटरप्राइज के पास होती है। दिस लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इन विच सच कॉर्पोरेशन ऑपरेट सिंस दे आर एबल टू ऑप्टिमली एक्सप्लॉइट लोकल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो ग्लोबल एंटरप्राइज जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ये अदर कंट्रीज में जाके वहां के रॉ मटेरियल, वहां के लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और जो है कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी को भी ग्रो करते हैं। कंप्यूटराइजेशन एंड अदर इन्वेंशन हैव कम ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइडेड बाय द एमएनसी। भाई बहुत सारी कंट्रीज में आप देखेंगे तो वहां पर कंप्यूटराइजेशन या फिर जो दूसरे इन्वेंशन से नए नए जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं वो उस कंट्री में क्यों पहुंच पाते हैं? क्योंकि वहां पर ग्लोबल कंपनी है, क्योंकि वहां पर जो है फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं, इसकी वजह से उस कंट्री में जो है बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है। बहुत सारे आप इंडिया में ही देखिए तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया की नहीं है, लेकिन बाहर की कंपनी जो है उसको बनाती है और बाहर की कंपनी इंडिया में जो है वो अपना बिजनेस परफॉर्म करिए, इस वजह से इंडिया में वो टेक्नोलॉजी आ जाती है। क्लियर। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, एनवीडिया, टेस्ला, ये जो है मैग्निफिसेंट सेवन के नाम से इनको डिनोट करते हैं और इनका जो है स्पेशल कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ये जो है नए नए टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करते रहते हैं और जो है अलग अलग कंट्रीज में उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज प्रोडक्ट इनोवेशन। जैसा कि हमने बताया कि भाई जब ग्लोबल इंटरप्राइजेज हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो वो एडवांस जो है नए नए प्रोडक्ट भी जो है वो डेवलप करते रहेंगे। जैसे 3D फूड प्रिंटिंग, ये टेक्नोलॉजी कहां है? ये बाहर की है, फॉरेन ग्लोबल एंटरप्राइज के द्वारा जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया और उनके द्वारा डेवलप करने की वजह से अलग अलग कंट्रीज में ये जो है टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये अवेलेबल है। तो दीज एंटरप्राइजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट engaged in the task of developing new product and superior design of existing product। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस कैपिटल ज्यादा होता है, जब कैपिटल ज्यादा है, पैसा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो ये जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं और रिसर्च और डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके ये जो है नए नए प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें जो मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट व्हिच ओनली ग्लोबल एंटरप्राइजेस कैन अफोर्ड। भाई क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जो है बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ठीक है, रिसर्च करने के लिए। तो और ये रिसर्च कौन सकता है? जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, और ज्यादा पैसा किसके पास है? ग्लोबल एंटरप्राइज जो है उन्हीं के पास जो है अच्छा खासा कैपिटल होता है। 3D फुटप्रिंट का एग्जांपल दिया व्हिच अलाउज फॉर कस्टमाइज्ड फूड डिजाइन एंड एडवांस्ड रोबोटिक्स। तो ये 3D फूड प्रिंटिंग ये क्या है? इनोवेशन है कि यहाँ पे जो है इस 3D फूड
प्रिंटिंग मशीन के जरिए आप जो है एक्चुअल में दिखने वाला जो है वहां पर फूड जो है क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी करने का मतलब कि प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन। तो ग्लोबल इंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये अलग अलग कंट्री के जो वहां पर कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपने प्रोडक्ट को जो है वहां पर एडवर्टाइज करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं। दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स इन शॉर्ट पीरियड। आप देखेंगे कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके एड आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज के कंपनी है, जो ग्लोबल इंटरप्राइज है, उनके एड्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। भाई इनके पास कैपिटल ज्यादा है, तो कैपिटल ज्यादा तो ये हर जगह एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, हर जगह हमेशा जो इनका सेल्स प्रमोशन और ऑफर्स चलता रहता है। तो ये एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है यूज करते हैं। दे पजेस अ मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई रिसर्च पे फोकस करते हैं, तो डेटा कलेक्शन जो है मार्केट में हमेशा से ये लोग कलेक्ट करते रहते हैं पैसे इन्वेस्ट करके। तो इनके पास जो है अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन होता है और उसका इस्तेमाल करके जो है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं और जो है प्रमोशन करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट का। सिंस दे ऑलरेडी हैव कार्व्ड आउट अ प्लेस फॉर देमसेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट एंड देयर ब्रांड आर वेल नोन, सेलिंग देयर प्रोडक्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। भाई एक तो वैसे ही इमेज होती है कि भाई ये तो बाहर का विदेश का प्रोडक्ट है, विदेश का प्रोडक्ट है, तो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। दूसरा एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो ऐसे में हर जगह जो है इनके एड्स ही देखने को मिलते हैं, तो एक इमेज जो है क्रिएट हो जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो लोग उसको जो है आसानी से उसको परचेज करते हैं। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हर जगह मार्केट में इनका जो है नाम होता है, हर जगह इनका प्रोडक्ट जो है वो सेल होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। जैसा कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है कि अपने मार्केट टेरिटरी को एक्सपेंड करते रहेंगे। एक कंट्री में काम कर रहे हैं, एक से दो होंगे, दो से तीन होंगे, तीन से चार, ऐसे मल्टीपल कंट्रीज में जो है अपने मार्केट को ये जो है एक्सपेंड करते रहते हैं। देयर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्रीज। यानी कि अपने कंट्रीज में ही नहीं, मल्टीपल कंट्रीज में जो अपना बिजनेस परफॉर्म करते हैं। दे ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेस एंड एफिलिएट इन होस्ट कंट्री। देखिए होस्ट और होम कंट्री का मतलब क्या होता है। होम कंट्री जहां की वो कंपनी है, सपोज की जो एप्पल है वो अमेरिका की है, तो एप्पल की होम कंट्री क्या होगी, अमेरिका। बाकी अदर कंट्रीज में एप्पल जब जाके बिजनेस परफॉर्म करेगा तो वो होस्ट कंट्री कहलाएंगे। क्लियर। तो इसी तरीके से टाटा है, तो टाटा इंडिया की कंपनी है, तो टाटा का होम कंट्री कौन हो गया, इंडिया, और टाटा के लिए होस्ट कंट्री कौन हो गया, जहां जहां पे जैसे अमेरिका में गया टाटा बिजनेस कर रहा है, तो टाटा के लिए होस्ट कंट्री अमेरिका हो गया और होम कंट्री इंडिया। क्लियर। तो दे ऑपरेट थ्रू नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेस एंड एफिलिएट इन होस्ट कंट्रीज। तो जो कंपनी है, जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस हैं, कैसे अदर अदर कंट्रीज में बिजनेस करती हैं। भाई अब एप्पल है, वो है अमेरिका की, तो एप्पल ने अपना एक ब्रांच जो है यहाँ पर इंडिया में खोल दिया, एक ब्रांच जो है अमेरिका जो है वहां पर साउथ अफ्रीका में खोल दिया, एक ब्रांच जो है कहीं और श्रीलंका में ओपन कर दिया। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट सब्सिडरीज, ब्रांचेस या फिर ज्वाइंट और मर्जर करके जो है ये अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म करती है। ड्यू टू देयर जायंट साइज दे ऑक्यूपाई ए डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। बहुत बड़े होते हैं, कैपिटल अच्छा खासा होता है, मार्केटिंग करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास होती है, इस वजह से ये आसानी से मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। हालांकि डे टू डे ऑपरेशन में ये लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन जो इनका होम कंट्री है वहां पर इनका जो हेड ऑफिस होता है, वहीं से जो है ये अपने सभी ब्रांचेस को, सब्सिडरीज को कंट्रोल करते हैं। दे हैव देयर हेडक्वार्टर इन देयर होम कंट्री एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज। तो इनके होम कंट्री में इनका हेड ऑफिस होता है और वहीं से जो है ये बाकी सभी ब्रांचेस और सब्सिडरीज को कंट्रोल करते हैं। हालांकि डे टू डे वाले ऑपरेशन में ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब कोई बड़े डिसीजन लेने हो तभी जो है इंटरफेयर करेंगे, वरना बाकी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग कंट्रीज में, वो अपना काम अपने हिसाब से करती रहती हैं। जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जहां पर ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, तब जो है सेंट्रलाइज कंट्रोल वहां पर इस्तेमाल होता है, वरना डिसेंट्रलाइज ही रहता है। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि सारा का सारा सेंट्रलाइज होता है। कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज होती हैं, कुछ चीजें सेंट्रलाइज होती हैं। क्लियर। कुछ चीजें हेडक्वार्टर से ही डिसाइड की जाएंगी, कुछ चीजें ब्रांच लेवल पे ही डिसाइड हो जाती हैं। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ग्लोबल इंटरप्राइजेस के। कौन कौन से। ग्लोबल इंटरप्राइज के पास ज्यादा ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होता है, फॉरेन कोलैबोरेशन ये करते हैं, अपनी होम कंट्री के अलावा अदर कंट्रीज में जाकर जो है वहां के लोकल डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं, चाहे वो मर्जर के जरिए, चाहे ज्वाइंट वेंचर के जरिए, चाहे वो खुद का जो है अपना वहां पर एक नया प्लांट ओपन कर ले रहे हैं। क्लियर। एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास होती है, ये जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करके प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं, इनके पास ह्यूज कैपिटल है, तो ये एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। क्लियर।
ये जो है अपने मार्केट टेरिटरी को एक्सपेंड करते रहते हैं। ये एक या दो मार्क कंपनी में, एक या दो कंट्री में नहीं बल्कि मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं, यानी कि अपने होम कंट्री जहां पर उनका हेडक्वार्टर होता है वहीं से जो है ये सभी अपने ब्रांचेस को और सब्सिडीज को कंट्रोल करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। ज्वाइंट वेंचर, देखिए वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। और ज्वाइंट का मतलब क्या हो गया कि जब दो अलग अलग, दो या दो से अधिक अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करती है या फिर एक नया प्रोजेक्ट जो हैंडल करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर कहते हैं, क्लियर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या हो गया कि व्हेन टू बिजनेस एग्री टू ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इट गिव राइज टू अ ज्वाइंट वेंचर। जब दो या फिर दो से अधिक अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर कोई एक नया प्रोजेक्ट पे काम करती है, एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। ज्वाइंट वेंचर इज अ फॉर्म ऑफ business where two or more independent firms contribute capital and participate in business operation. These two organizations may be private or government organization or a foreign company. मतलब कि ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट फर्म्स जो है वो अपना पैसा लगाती हैं, अपना रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करती हैं, बिजनेस को रन करने के लिए पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो ज्वाइंट वेंचर में जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट फर्म्स होते हैं, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मारुति सुजुकी आपने नाम सुना होगा, तो एक्चुअली में ये दो कंपनी है, मारुति लिमिटेड ऑफ इंडिया एंड सुजुकी लिमिटेड ऑफ जापान। मारुति सुजुकी इंडिया में कार बिकती है ना, लेकिन वो मारुति सुजुकी दो कंपनी, अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनी है जिन्होंने मिलकर ये ज्वाइंट वेंचर मारुति सुजुकी स्टार्ट किया है। एक तो मारुति लिमिटेड होगी जो कि इंडिया की है, और सुजुकी लिमिटेड है जो कि जापान की है। ज्वाइंट हैंड्स टू फॉर्म मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड व्हिच इज अ ज्वाइंट वेंचर कंसर्न। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड क्या है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है। किसका ज्वाइंट वेंचर है, मारुति लिमिटेड इंडिया का और सुजुकी लिमिटेड जापान का। तो मारुति और सुजुकी ये दोनों इंडिपेंडेंट फर्म्स थी, इन्होंने मिलकर जो है एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, क्लियर। तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो गया, एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इंडिपेंडेंट फर्म्स जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करते हैं और जो है बिजनेस ऑपरेशन को रन करते हैं, क्लियर। यहां पर प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर फॉरेन कंपनीज हो सकती हैं। तो मारुति इंडिया जो है इंडिया की कंपनी होगी और सुजुकी जो है वो फॉरेन कंपनी होगी। दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के नाम से, क्लियर। तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो गया कि जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट फर्म्स यानी अलग अलग फर्म्स मिलकर कोई नया फर्म क्रिएट करते हैं या फिर नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उसी को हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। तो इन अ ब्रॉडर सेंस a joint venture is the pooling of resources and expertise by two or more businesses to achieve a particular goal। कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जब दो या दो से अधिक जो है इंडिपेंडेंट फर्म्स मिलकर जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। जैसे सोनी इरिक्सन आपने सुना रहा होगा, मोबाइल फोन में और ईयरफोन को डेवलप करती थी सोनी इरिक्सन। तो सोनी और इरिक्सन ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ज्वाइंट वेंचर है। सोनी अलग कंपनी है, इरिक्सन अलग कंपनी है, दोनों ने मिलकर सोनी इरिक्सन के नाम से मोबाइल निकाला था और जो है ईयरफोन्स वगैरह इनका आता था, क्लियर। तो रीजन क्या है, क्यों ज्वाइंट वेंचर जो है ये होता है, क्यों अलग अलग जो फर्म्स हैं वो मिलकर काम करते हैं। तो रीजन बिहाइंड द ज्वाइंट वेंचर इज फ्रीक्वेंटली इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और मूविंग इनटू न्यू मार्केट पर्टिकुलरली इन अनदर कंट्री। अब जैसे जापान को इंडिया में एंटर करना है, क्लियर, तो जापान के पास पहला ऑप्शन तो ये है कि खुद ही जो है इंडिया में पूरा नया प्लांट सेटअप करे और जो है बिजनेस को रन करे। लेकिन ऐसे में जो है वहां पर बहुत सारी चीजें जो है उसको फेस करनी पड़ेंगी, जैसे लोकल कस्टमर है उसको ज्यादा प्रेफरेंस शायद नहीं देंगे, क्लियर, लोकल मार्केट के बारे में उसको नहीं नॉलेज होती है। तो ऐसे में जो जापान की कंपनी को क्या किया, उन्होंने जो है मारुति जो कि इंडिया की कंपनी थी, इंडिया के मार्केट के बारे में मारुति को पूरी नॉलेज है, क्लियर, इंडिया के जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसके बारे में मारुति को पूरा नॉलेज है। तो जापान ने मारुति के साथ मिलकर जो है मारुति सुजुकी के नाम से जो है यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर क्रिएट किया। इससे क्या हुआ कि जो जापान की कंपनी थी उसको इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने में आसानी हुई और मारुति जो है इंडिया की कंपनी उसको जो है जापान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का मौका मिला, क्लियर। तो यही जो है रीजन होता है ज्वाइंट वेंचर का कि बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है ज्वाइंट वेंचर के जरिए, नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, नए मार्केट में एंटर किया जाता है और पर्टिकुलरली फोकस होता है कि नए कंट्री में जो है जाके बिजनेस किया जाए। तो इसलिए जो है लोग ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। जापान ने इंडिया से ज्वाइन किया और जापान जो है इंडिया में बिजनेस कर रहा है। इंडिया की कंपनी किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी से ज्वाइंट वेंचर करेगी तो फॉरेन कंट्री में जाके वो बिजनेस अपना परफॉर्म कर सकते हो। तो यानी कि एक तरीके का ये फॉरेन मार्केट में एंटर करने का
टेक्निक है। क्लियर? तो ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज मेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एट अ लेटर स्टेज। भाई दो या दो से अधिक लोग अगर कहीं पे भी होंगे तो वहां पर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में डिस्प्यूट्स ना हो, अगर डिस्प्यूट्स हो तो उनको सही तरीके से आसानी से रिजॉल्व किया जा सके, उसके लिए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो है वहां पर क्रिएट किया जाता है, जिसमें सभी रूल रेगुलेशन सारी चीजें मेंशन होती हैं। क्लियर? तो जॉइंट वेंचर क्या हो गया कि जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट फर्म्स मिलकर जो है एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंट फर्म्स होते हैं वो अपना अपना रिसोर्सेज जो है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं, उस जॉइंट वेंचर में लगाते हैं जो कि उन्होंने स्टार्ट किया है, या फिर वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसमें वो लगाते हैं। क्लियर? और मेन मोटिव होता है स्टार्ट करने का कि बिजनेस को एक्सपेंशन मिल सके, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके, नया प्रोडक्ट डेवलप किया जा सके, यानी कि इनोवेशन किया जा सके, नए मार्केट में इंटर किया जा सके, इसलिए जो है जॉइंट वेंचर किया जाता है। क्लियर? तो फीचर्स की बात करें जॉइंट वेंचर की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया? एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। मारुति ने जब सुजुकी जो कि जापान की कंपनी, उससे जब जो है जॉइंट वेंचर किया, तो अब मारुति के पास जापान की टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का मौका मिल गया। क्लियर? क्योंकि जॉइंट वेंचर है तो मारुति जो है जापान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां पर करेगी। मारुति सुजुकी में आखिर जापान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कार को डेवलप करने में। तो एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, जब जॉइंट वेंचर होता है तो एक कंपनी दूसरे कंपनी की एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकती है, यूज कर सकती है। व्हेन टू और मोर कंपनीज ज्वाइन टुगेदर, देयर कैन बी एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया की कोई कंपनी है, अमेरिका की कोई कंपनी है, इंडिया की कंपनी ने अमेरिका की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया, तो जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल अब वो इंडियन कंपनी कर सकती है क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में है। क्लियर? इसी तरीके से ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, तो जो कैपिटल है, जो रिसोर्सेज है दोनों कंपनी का, वो जो है अब ऑप्टिमम सही तरीके से, मैक्सिमम तरीके से जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर हेल्प्स इन दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, देयर विल बी लीस्ट वेस्टेज ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज। अब जैसे अमेरिका की कंपनी, इंडिया की कंपनी दोनों मिलकर काम कर रही हैं, तो इंडिया में लेबर सस्ता है। क्लियर? इंडिया में लेबर सस्ता है, अमेरिका में टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो दोनों मिलकर अपने अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब जॉइंट वेंचर होता है तो ऑप्टिमम यूज होता है कैपिटल का। क्लियर? शेयरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड, बट ऑब्वियस बात है कि जब जॉइंट वेंचर वहां पर क्रिएट होता है तो जो भी रिस्क होगा वो दोनों लोग शेयर करेंगे, जो भी रिवॉर्ड आएगा वो भी दोनों लोग शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इनोवेशन। दो लोग मिलकर जब काम करते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होती है। तो आइडिया भी नए नए, बहुत सारे आइडियाज आएंगे भाई। पहले आप अकेले सोच रहे थे, अब दो लोग मिलकर सोचते हो तो नए आइडियाज आएंगे, नई टेक्नोलॉजी जो है डेवलप होगी। द आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टू इंटरप्राइजेस विल हेल्प टू इनोवेट न्यू आइडियाज एंड प्रोडक्ट। तो जब दो लोग मिलकर काम करेंगे तो नए नए प्रोडक्ट और नए नए आइडियाज जो है वहां पर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट फीचर्स की जॉइंट वेंचर की। अब बात कर ले टाइप्स की, तो जॉइंट वेंचर जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर लें इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की। देखिए इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या है कि यहां पर क्या होता है कि जो दो इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं, जो दो इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं वो दोनों मिलकर एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, एक नया सेपरेट बिजनेस एंटिटी सेटअप करते हैं। जैसे मारुति जो है इंडिया की और सुजुकी जो है जापान ने, कि इन दोनों ने मिलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एक अलग ही जो है बिजनेस एंटिटी वहां पर उन्होंने क्रिएट कर दी। क्लियर? दोनों मिलकर ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन वो एक अलग बिजनेस एंटिटी है। मारुति इंडिया लिमिटेड अलग है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अलग है, और जो सुजुकी जापान लिमिटेड है, सुजुकी लिमिटेड है जो कि जापान की है, वो अलग है। क्लियर? तो जब ज्वाइंट वेंचर एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी की तरह से जो है क्रिएट किया जाता है तो वो इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर होता है। तो ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी jointly owned by two or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties। तो जो भी पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग जब सेपरेट बिजनेस एंटिटी जो है फॉर्म की जाती है, क्रिएट की जाती है, तो उसको हम इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। तो ये जो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये कंपनी के फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है, पार्टनरशिप फर्म के रूप में क्रिएट किया जा सकता है, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या फिर वेंचर कैपिटल फंड, किसी भी फॉर्म में जो है इस सेपरेट बिजनेस एंटिटी को, जिसको हम जॉइंट वेंचर कह रहे हैं, जो कि ज्वाइंटली दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फर्म द्वारा ओन किया जाता है, उसके द्वारा कोई भी फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर? तो जॉइंट वेंचर जो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर है इसमें डिफरेंस इतना ही है कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फर्म्स मिलकर एक नया जो है बिजनेस एंटिटी, एक नया जो है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि ज्वाइंटली ओन्ड होता है, इसलिए उसको हम ज्वाइंट वेंचर के नाम से कहते हैं। क्लियर? तो शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं उनकी जो है वो ओनरशिप को शेयर करते हैं, यानी कि जो जैसे मारुति सुजुकी है तो मारुति सुजुकी, मारुति भी ओनर है उसकी, और जो जापान की सुजुकी कंपनी वो भी ओनर है। क्लियर? तो शेयर्ड ओनरशिप होता है। शेयर्ड मैनेजमेंट ऑफ द ज्वाइंटली ओन्ड एंटिटी, तो जो मारुति सुजुकी है इसकी जो मैनेजमेंट है वो शेयर्ड होती है,
है, यानी कि अकेले पूरा सुजुकी नहीं मैनेज कर रही है, अकेले पूरा मारुति नहीं मैनेज कर रही है, मारुति और सुजुकी दोनों के लोग ही जो है मैनेज कर रहे हैं मारुति सुजुकी को। क्लियर। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो भाई मिलकर जब काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जो कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने होंगे, वो दोनों लोग ही मिलकर जो है वहां पर उसको मैनेज करेंगे, एंड जो भी प्रॉफिट और लॉसेज होगा वो भी अकॉर्डिंगली जो है वो लोग आपस में शेयर करते हैं। क्लियर। तो इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में यही होता है कि एक अलग बिजनेस एंटिटी क्रिएट की जाती है जो कि ओन की जाती है दो या दो से अधिक अलग अलग इंडिपेंडेंट फर्म्स द्वारा। क्लियर। मैनेज वही लोग करते हैं, कैपिटल भी वही लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ज्वाइंट वेंचर का वो जो इंडिपेंडेंट फर्म्स है वो आपस में शेयर करते हैं, जो भी शेयर एग्रीमेंट बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। वहीं पर जो दूसरा फॉर्म है या फिर दूसरा टाइप है ज्वाइंट वेंचर का, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर। नाम से क्लियर है कि यहां पर किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक वेंचर के लिए जो है दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फर्म मिलकर काम करती हैं, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, जैसे वो वेंचर कंप्लीट हो जाता है, वो दोनों लोग अलग हो जाते हैं। क्लियर। तो ए बिजनेस अरेंजमेंट वेयर टू और मोर एंटिटीज एग्री टू कोलैबोरेट ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और वेंचर थ्रू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विदाउट फॉर्मिंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फर्म्स मिलकर काम करते हैं, और जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वो लोग आपस में अपना अपना जो है हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा जो भी होता है, या फिर लॉस अगर हुआ तो लॉस को शेयर करके अलग हो जाते हैं। क्लियर। तो यहां पर सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्रिएट नहीं की जाती है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्रिएट नहीं की जाती है। जैसे कि सपोज करिए कि जो है एल&टी है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। क्लियर। और वहीं पर टाटा है जो कि जो है स्टील प्रोवाइड कर रही है। तो एल&टी ने और टाटा ने मिलकर जो है एक बिजनेस बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया। टाटा ने और एल&टी ने मिलकर जो है एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो दोनों टाटा और एल&टी मिलकर जो है उस बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए जो है वहां पर काम करेंगे, और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा फिर एल&टी और टाटा दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कि उनके बीच में फिर कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, दोनों ने मिलकर जो है इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, दोनों मिलकर तब तक काम करेंगे, अपना रिसोर्सेज लगाएंगे तब तक जब तक कि वो बिल्डिंग कंप्लीट ना हो जाए। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो इसमें क्या होता है कि ए न्यू ज्वाइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड, यानी कि सेपरेट एंटिटी जो यहाँ पर क्रिएट नहीं की जाती है। देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टूगेदर। यहाँ पर क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में कि वो आपस में मिलकर काम करेंगे। क्लियर। जैसे कि हमने बताया कि दो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, दोनों मिलकर जो है किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है मिलकर, तो दोनों जो है अपने अपने रिस्पॉन्सिबल होंगी अपने अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में शेयर करती हैं। तो इसको जो है हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है कि दोनों मिलकर जो है किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। द पार्टीज डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द ज्वाइंट वेंचर। तो पार्टीज जो है ओनरशिप को शेयर नहीं करती हैं उसमें, लेकिन हाँ वहां पर उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफाइन की जाती हैं, और उस ज्वाइंट वेंचर यानी कि जिस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं उसको लेकर जो है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल पहली पार्टी के पास होगा तो कुछ कंट्रोल दूसरी कंपनी के पास होगा। क्लियर। उस प्रोजेक्ट को लेकर बाकी कंपनीज आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी, उस प्रोजेक्ट में जो भी काम परफॉर्म करना होगा, जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा, उसके लिए जो है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें जो है वो अपना कंट्रोल दिखा सकते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर जब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फर्म्स मिलकर आपस में एक नया बिजनेस एंटिटी क्रिएट करती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करके किसी प्रोजेक्ट पर काम करती हैं, तो वो ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो सबसे पहले बेनिफिट इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। भाई दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फर्म्स अपने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं ज्वाइंट वेंचर में, ज्वाइंट वेंचर को रन करने के लिए। क्लियर। तो कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। भाई अलग अलग कंट्रीज के जो है जब वहां पर कंपनीज जो है आपके साथ मिलकर काम करेंगी तो बाहर की कंपनीज आपके मार्केट को एक्सेस कर सकती हैं, आप जो है उनके मार्केट को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है ज्वाइंट वेंचर के जरिए। इंडिया की कंपनी ने बाहर की किसी कंट्री के साथ ज्वाइन किया जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो अब इंडिया की कंपनी की जो है उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकती है। इनोवेशन, जैसा कि हमने पहले बात किया कि भाई दो अलग अलग कंपनी के, अलग अलग कंट्री के लोग, अलग अलग कंपनी के लोग मिलकर जब काम करते हैं तो वहां पर नए नए प्रोडक्ट, नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। बाहर की कंपनी ने इंडिया की कंपनी से जो है ज्वाइंट वेंचर किया तो अब इंडिया का सस्ता रिसोर्स, इंडिया का सस्ता लेबर और बाहर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलकर जो है एक लो कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को जो है डेवलप कर सकते हैं। एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम, ज्वाइंट वेंचर का एक ये भी फायदा है कि यहाँ पर क्या है कि आप ऑलरेडी जो फेमस ब्रांड है उनके साथ अगर आप जब ज्वाइंट वेंचर करते हो तो आपको जो है उनके ब्रांड नेम का इस्तेमाल करना, वहां पर इस्तेमाल करने का बेनिफिट मिलता है। भाई ऑलरेडी कोई ब्रांड है वो बहुत फेमस है और जब आप उसके साथ मिलकर काम करते हो तो उसकी वजह से आपका भी नाम वहां पर जो है फेमस हो जाता है। तो एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम जो है वहां पर डेवलप होता है, तो ये बेनिफिट होता है ज्वाइंट वेंचर का। इसलिए लोग जो है ज्वाइंट वेंचर
करना चाहते हैं, जिससे कि वो दूसरे का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सके, दूसरे का मार्केट एक्सेस कर सके, दूसरे के साथ मिलकर कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट किया जा सके, दूसरे के नाम का इस्तेमाल किया जा सके अपने आप को ग्रो करने के लिए। क्लियर? तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जॉइंट वेंचर के। जिस तरीके से जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट फर्म्स मिलकर जो है एक नया बिजनेस एंटिटी ओपन करते हैं या फिर मिलकर जो है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो उसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती है, जैसे कि कोई मिनिस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हो गए, तो वो जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ प्राइवेट फर्म्स होते हैं उनके साथ मिलकर जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो उसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा गया। यानी कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो गवर्नमेंट कंपनी है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर जो है काम करती है, तो उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल पी, पीपीपी मॉडल कहते हैं। तो आप अक्सर जो है न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि गवर्नमेंट ने जो है कोई एक्सप्रेसवे बनाया है, तो उस एक्सप्रेसवे को गवर्नमेंट ने जो है, जो भी पैसा लगा है वो गवर्नमेंट ने पे किया है, लेकिन बनाया किसी प्राइवेट कंपनी ने होता है। जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे आप जानते होंगे कि जो नोएडा और आगरा को जो है कनेक्ट करता है, यमुना एक्सप्रेसवे। तो वो यमुना एक्सप्रेसवे क्या है, बना जो प्रोजेक्ट का खर्चा है वो किसने उठाया? गवर्नमेंट ने उठाया, लेकिन उसको बनाया किसने है? जेपी ग्रुप ने, जो कि प्राइवेट फर्म है। ठीक है? तो दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए जो है वो प्राइवेट फर्म्स की, प्राइवेट कंपनीज की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करती है। भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के पास पैसा तो है, लेकिन उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती। एक्सपर्टीज प्राइवेट कंपनीज के पास ज्यादा होती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एक्सपर्टीज, वो सारी नॉलेज जो है वो प्राइवेट कंपनीज के पास नॉर्मली ज्यादा होती है, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग वो जो पे भी करते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए पैसा खुद लगाएगी, चीजें रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज जो है वो प्राइवेट फर्म से इस्तेमाल कर लेती है, तो मिलकर काम करती है। तो दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इट इज अ रिलेशनशिप among public sector and private sector for allocation and completion of development project। तो ये क्या है? एक तरीके का रिलेशनशिप है जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जो है एलोकेट करती है और उसको कंप्लीट करवाती है। क्लियर? तो प्राइवेट सेक्टर ही जो है वो पूरा काम कंप्लीट करके देगा, लेकिन जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो भी पेमेंट होगा, वो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करती है। तो द पब्लिक पार्टनर इन ट्रिपल पी आर गवर्नमेंट एंटिटीज। पब्लिक पार्टनर कौन होती है? गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं, जैसे कि कोई मिनिस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हो गए। इसी तरीके से प्राइवेट पार्टनर्स कौन हो गए? वो लोकल या फिर फॉरेन, इंटरनेशनल, कोई भी हो सकता है। जैसे कि अभी आप बुलेट ट्रेन देख रहे होंगे, तो बुलेट ट्रेन में क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है वहां पर पूरा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, और उसको डेवलप कौन कर रही है? जापान के जो है लोग डेवलप कर रहे हैं, जापान की कोई कंपनी उसको डेवलप कर रही है। तो दैट इज ट्रिपल पी। तो यानी कि जो प्राइवेट पार्टनर है वो लोकल हो सकते हैं, इंडियन कंपनीज हो सकती है, या फिर कोई फॉरेन कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी, या इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। क्लियर? जिनके पास टेक्निकल या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होता है उस प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक? तो गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूट करती है ट्रिपल पी के मॉडल में? तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल पी इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। तो जो भी एसेट्स चाहिए प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए कैपिटल का, वो सारा प्रोवाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, पब्लिक एंटरप्राइज करती है। दैट सपोर्ट दी पार्टनरशिप इन एडिशन टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड लोकल नॉलेज। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर का रोल की बात करें हम, तो ये यूज करते हैं एक्सपर्टीज का ऑपरेशंस में। तो जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करना है, जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, कंप्लीट करना है, उसमें जो भी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है वो प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी तरफ से जो है वहां पर लगाता है। दे मैनेज द टास्क एंड इनोवेशन टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली। तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सही तरीके से टास्क को मैनेज करते हैं, इनोवेशन का इस्तेमाल करते हैं, और जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो दैट इज ट्रिपल पी मॉडल। क्लियर? तो गवर्नमेंट का भी काम हो जा रहा है, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, और प्राइवेट को भी जो यहाँ पर मौका मिल जाता है कि वो भी जो है वहां पर अपना बिजनेस वो रन कर सके। क्लियर? तो बहुत सारे आप ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे प्राइवेट, जो कि इस चीज को जो है तलाशते रहते हैं कि कहां पर कोई गवर्नमेंट का जो है कोई आने वाला है प्रोजेक्ट, जिससे कि उनको मौका मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करेगा उसको भी जो है अच्छा खासा वहां पर पैसा मिलता है, मुनाफा मिलता है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को ही पाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब बात कर लें फीचर्स की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर कि कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट पार्टी टू डिजाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी। तो पब्लिक फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो है जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट पार्टी के साथ जो है मिलकर काम
करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। फैसिलिटी इज़ फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। तो जो फैसिलिटी डेवलप की जा रही है, उसमें जो भी पैसा आएगा, जो भी खर्चा आएगा और उसकी ओनरशिप वो पब्लिक सेक्टर के पास ही होती है। भाई गवर्नमेंट पूरा पैसा दे रही है, गवर्नमेंट पूरा रिसोर्स दे रही है और कोई प्राइवेट कंपनी जो उसको बना रही है, तो प्राइवेट कंपनी उसकी ओनर नहीं हो जाएगी, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ओनरशिप जो है वो पब्लिक सेक्टर के पास होती है और जो पब्लिक सेक्टर है वही पूरा रिसोर्सेज, वही जो है पूरी फाइनेंसिंग जो है वो करता है। एंड की ड्राइवर इज द ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क। इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो है जो भी डिजाइन को लेकर जो भी कंस्ट्रक्शन से रिस्क रिलेटेड रिस्क है उसको जो है ट्रांसफर कर देती है किसको? प्राइवेट सेक्टर को। भाई कंस्ट्रक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी मैनेज करना है, वो सारा काम अब किसका हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या करे? उनको रिसोर्सेज दे रही है, उनको पैसा दे रही है, बाकी आप काम करिए, जो भी रिस्क होगा, जो भी डिजाइन से रिस्क होगा, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर? तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। एग्जाम्पल की बात कर लें तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे लिमिटेड है। कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, ये 135 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। जो लैंड है वो प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने और जो सरफेस उस पर जो है लेड आउट हुआ है वो प्राइवेट कंपनी ने जो है इसको लेड किया है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है मिलकर जो है ट्रिपल पी में काम किया जाता है। इसी तरीके से जो तेजस एक्सप्रेस, आपने ट्रेन सुना होगा तेजस एक्सप्रेस, तो ये क्या है? तेजस एक्सप्रेस एक्चुअली में प्राइवेट से ऑपरेटर हैं, इसको जो ऑपरेट कर रही है ट्रेन को प्राइवेट ऑपरेटर है, लेकिन है किसका? गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से यमुना एक्सप्रेस पे जो कि हमने बताया आपको पहले एग्जाम्पल में कि ये जेपी ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा पैसा, पूरा जो है इसमें जो है रिसोर्सेज चाहिए थे वो प्रोवाइड किए हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके से जो है ट्रिपल पी मॉडल वर्क करता है। तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करके जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, रोड बनाती है, बिल्डिंग्स बना रही है, डैम बना रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन बना कौन रहा है? प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। तो इस टाइप के पार्टनरशिप को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर? तो सेक्टर्स इन विच ट्रिपल पी हैव बीन डेवलप्ड या फिर कंप्लीटेड वर्ल्ड वाइड इंक्लूड, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ट्रिपल पी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है। हर सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है मैक्सिमम सेक्टर्स में जो है ये चीज़ आ रही है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है। जैसे पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, डिस्पोजल हो गया, पाइपलाइंस हो गया, हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग फैसिलिटीज़, स्टेडियम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, प्रिजन यानी जेल, रेलवे, रोड, हाउसिंग। रेलवे का आप देखेंगे कि पहले कितनी गंदगी रहती थी रेलवेज़ में, ट्रेन्स में, लेकिन अब देखिए जब से वो प्राइवेट हाथों में गया है, जो साफ़ सफाई का काम है वो प्राइवेट हाथों में गया है, तब से जो है साफ़ सफाई कहीं बेहतर हुई है पहले की अपेक्षा। क्लियर? तो बहुत सारी ट्रेनों में भी आपको गंदगी देखने को मिलेगी, लेकिन पहले की अपेक्षा काफ़ी साफ़ सफाई, स्टेशन पे देखेंगे, प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई जो है वो इंप्रूव हुई है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट के हाथों में देने से कुछ फ़ायदा भी मिल जाता है। क्लियर? तो काम अच्छे से वहाँ पर होता है। ऐसे ही देखेंगे आपकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है उनका पूरा मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट ही रहेगी, लेकिन जो मैनेजमेंट होगा, जो उसको रख रखाव का देख रेख का उसको जो है चलाने का काम होगा वो प्राइवेट हाथों में होता है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाता है। क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।